नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, जहां हम लोग इस साल का एक पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो एमपी में हुआ था। और ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो अलग अलग सब्जेक्ट से आए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर करंट अफेयर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, हर सब्जेक्ट में से क्वेश्चन लिए गए हैं। और अगर आप एएफओ, सीसीआई, एफसीआई जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये पेपर बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। जी हाँ, तो आइए इस पेपर को पूरा डिस्कस करते हैं और इसको आने वाले एग्जाम के अंदर हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन 100 है, थोड़ा सा लंबा टाइम लग सकता है, लेकिन कम से कम समय के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पूरा पेपर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस पेपर को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि एग्रीकल्चर करंट अफेयर बुक हमारी अवेलेबल है। आप उसको हार्ड कॉपी या फिर ई बुक फॉर्म दोनों में अवेलेबल कर सकते हो। ई बुक के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप उसको परचेज कर सकते हैं। हार्ड कॉपी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए कांटेक्ट नंबर से। ठीक है, चलिए तो आप पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपका है, इंडियाज रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन विच एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी, यानी कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस कृषि वस्तु पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है मेज, सेकंड ऑप्शन है वीट, थर्ड ऑप्शन है राइस, चौथा ऑप्शन है कॉटन। बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस क्रॉप का होता है, कौन सी क्रॉप भारत में ज्यादा ग्रो करवाई जाती है, जिसके ऊपर ज्यादातर किसान आपके डिपेंडेंट है। तो आप लोग जानते हैं भारत में राइस और वीट क्रॉपिंग सिस्टम सबसे ज्यादा प्रिवेल करता है, लेकिन वीट की सोइंग जो है वो हमारी रबी तक ही कॉन्फाइंड है और रबी में ही इसकी हम सोइंग कर सकते हैं। बाकी मेजरली जो आपका वीट है वो कहीं ना कहीं टेम्परेट जोन में ज्यादा बेटर ग्रो करवाया जा सकता है, या फिर ऐसे एरिया जहां पर आपका सब ट्रॉपिकल कंडीशंस हैं और विंटर सीजन में हम इसको इफेक्टिवली ग्रो करवा सकते हैं। लेकिन राइस आप लोग जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं तीनों सीजन में भी कई जगह पर ग्रो करवाई जाती है, एज इन द फॉर्म ऑफ यू कैन सी दैट कि खरीफ, रबी और समर सीजन की क्रॉप में भी इसको ग्रो करवाया जा सकता है। तो रबी राइस यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया के अंदर। और आज आपको पता होना चाहिए कि राइस के केस में प्रोडक्शन में इंडिया क्रॉस कर चुका है चाइना को भी। पहले आपको पता होगा इंडिया की रैंक राइस प्रोडक्शन में सेकंड थी, लेकिन अभी आपका इंडिया फर्स्ट रैंक पर आ चुका है राइस प्रोडक्शन में। जी हां, चावल उत्पादन में भारत का रैंक पहला हो चुका है। आपके सामने डेटा में शो करना चाहूंगा, इसका आंसर तो राइस होगा ही होगा। इसके अलावा आपको जानकर खुशी होगी यहां पर कि भारत के अंदर अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 2023-24 का और 2024-25 का प्रोडक्शन क्या है, तो इसमें 2023-24 का प्रोडक्शन राइस का है 1380 लाख टन, और वहीं 2024-25 में बढ़कर ये 1490 लाख टन हो चुका है, जो कि 8% की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले हुई है। वीट में 1133 लाख टन है और आपका इस साल 1175 लाख टन है, जो कि 3.7% की ग्रोथ है। मेज में 376 लाख टन टोटल आपका प्रोडक्शन है पिछले साल, इस साल 420 लाख टन है। रिकॉर्ड हाई प्रोडक्शन यहां पर देखने को मिला है। बाकी पल्सेस और ऑयलसीड का प्रोडक्शन भी आप लोग देख सकते हो। और वहीं अगर हम फोरकास्ट की बात करें कि आने वाले समय के अंदर कितना उत्पादन हो सकता है, तो लगभग इंडिया के अंदर 1480 लाख टन और चाइना का जो है 1453 लाख टन, यानी कि एस्टिमेशन और फोरकास्टिंग भी यहां पर कम है चाइना का। और इस साल वैसे भी उत्पादन आपके इंडिया के अंदर चाइना के मुकाबले काफी ज्यादा देखने को मिला है, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन है। और यहां से आप लोग इन चीजों को पढ़ सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आते हैं। तो आपको थोड़ा सा ना रिसेंट एडवांस जो डेटा है इनके ऊपर जरूर रिलाई करना है, और वो भी ऑथेंटिक। ऐसा ना हो कि आप लोग मतलब बिना किसी नॉलेज के कंटेंट को पढ़ते जा रहे हो और उसमें आपको पता भी नहीं है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। बहुत अच्छे से कंटेंट को पढ़ना है, बहुत अच्छे से समराइज करना है, और आपको पूरे कंटेंट के ऊपर फोकस करते हुए अच्छे से एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है जी, द एवरेज सोयाबीन यील्ड इन इंडिया रेंज बिटवीन, यानी कि भारत में सोयाबीन की औसत उपज निम्न प्रकार है। अब देखिए ये आपका डेटा जो है वो आपकी एवरेज यील्ड का है, और वो भी किसका, सोयाबीन का। आपको अब प्रेजेंट टाइम में पता होना चाहिए कि सोयाबीन की यील्ड कितनी है। तो पहला ऑप्शन है 1600 से लेके आपका 1800 किलोग्राम पर हेक्टेयर, दूसरा है 1200 से लेके 1400 किलोग्राम पर हेक्टेयर, तीसरा है 1400 से 1600 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और 1000 से 1200 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब देखिए यहां अगर हम बात करें तो ये फैक्ट है, और फैक्ट के अंदर आपको अगर डेटा एग्जैक्टली पता है तो आंसर आप लोग कर पाओगे, नहीं पता है तो आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे। यहां पर आंसर आपका क्या होगा, 1000 से 1200 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन डी। बट आपको यहां पर डेटा को देखना पड़ेगा, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, इसमें हमारे 2023-24 और 24-25 का एरिया, फिर हमारा प्रोडक्शन 23-24, 24-25 का, और यील्ड, ये आपका पूरा डेटा यहां पर मेंशन किया गया है। सबसे पहले ग्राउंडनट की बात कर लेते हैं, कैस्टर सीड, सिसमम, नाइजर सीड, सोयाबीन।
तो हमारा सोयाबीन का क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी यील्ड का। तो यील्ड 2023-24 की 985 यहां पर क्विंटल पर हेक्टेयर थी, और वहीं पर 1169 क्विंटल पर हेक्टेयर आपका है कब 2024-25 के अंदर। तो ये 1100 से आपके 1200 के बीच में जो आपका आंसर यहां पर था उसको ये क्वालिफाई करता है, 1000 से 1200 के बीच में, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हमारा 900 के आसपास होता तो भी यही राइट आंसर था, और अगर आपका 1169 है तो भी आपका राइट आंसर है, क्योंकि आपका मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इनमें से यही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आपके आते हैं, इनको पढ़ा करो, देखा करो, क्योंकि यहां से एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग लैग क्यों कर जाते हैं, क्योंकि हमें डेटा पता ही नहीं होता, या फिर हम लोग डेटा पढ़ते नहीं है। तो इसलिए करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस आज के टाइम में है। आज आपको आगे और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकते हैं। बाकी आपको ये डेटा यहां पर दिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग जियो टेक्सटाइल इन वाटरशेड स्ट्रक्चर। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जियो टेक्सटाइल का आपके वाटरशेड स्ट्रक्चर के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदा है, क्या यहां पर आपको जो है इसका प्राथमिक लाभ हो सकता है। इंप्रूव द वाटर क्वालिटी, जल की गुणवत्ता में सुधार, इंक्रीज द सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन में वृद्धि, रिड्यूस द इवेपोरेशन लॉस यानी कि वाष्पीकरण हानि को कम करना, एनहेंस द इनफिल्ट्रेशन एंड सॉइल स्टेबिलिटी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपका यहां पर प्राइमरी एडवांटेज क्या होगा जियो टेक्सटाइल को अगर हम वाटर शेड में यूज करेंगे। अब देखो जियो आपका टेक्सटाइल जो वेस्टेज होता है उसको अगर हम यहां पर वाटरशेड स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं तो उसका क्या फायदा हमें देखने को मिल सकता है। तो बात करें तो ये क्या करेगा, आपकी वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करेगा क्या, या ये कोई सॉइल इरोजन को डिक्रीज करने का काम करेगा, या यहां पर ये इवेपोरेशन को लॉस करने का काम करेगा, या ये इनफिल्ट्रेशन या सॉइल स्टेबिलिटी के लिए कॉज करेगा। तो डेफिनेटली यहां पर ये आपकी वाटर की क्वालिटी या सॉइल इरोजन को तो कहीं ना कहीं आपका नहीं कर सकता। हाँ, इवेपोरेशन लॉस की हम बात कर सकते थे, बट वहां पर इस प्रकार से कोई आपकी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मेजर यहां पर जो आपका इनफिल्ट्रेशन और सॉइल की स्टेबिलिटी है सॉइल के स्ट्रक्चर के अंदर, उसको मेंटेन करने में ये क्या करता है, आपका हेल्प करता है। तो ऑप्शन डी यहां पर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा यहां पर निम्नलिखित में से किस प्लास्टिड में स्टार्च संश्लेषित और संचित होता है, यानी कि आपका जो स्टार्च है वो किस प्लास्टिड के अंदर जो है स्टोर किया जाता है और आपका संश्लेषित या संचित होता है, यानी कि बनता है और स्टोर होता है। तो पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा आपका ऑप्शन है अमाइलोप्लास्ट, तीसरा है जर्मोप्लास्ट, चौथा ऑप्शन आपका जेरेंटोप्लास्ट। तो यहां पर आंसर क्या होगा जी, आपका अमाइलोप्लास्ट इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल। अब आप लोग जानते हैं कि सॉइल के अंदर कौन सा सूक्ष्म जीव है जो मृदा में गैर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो आप लोगों को पता होगा, जैसे माइकोराइजा है या यहाँ पर आपके राइजोबियम है, ये तो क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करते हैं, या माइकोराइजा जो है वो फॉस्फोरस फिक्सेशन में हेल्प करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में काम करते हैं। लेकिन एजोटोबैक्टर जो होता है वो फ्री लिविंग फॉर्म में काम करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एजोटोबैक्टर ये आपका एक इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आपकी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बट बिना किसी आपके उसके हेल्प से, या फिर ये कह सकते हो कि विदाउट सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन है जी, ए रेक्टेंगुलर पैच ऑफ बार्क is removed completely from the rootstock and replaced with a patch of bark on the same size containing a bud of cultivar to be propagated is called as dash budding। अब सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारा पेड़ है और उसके ऊपर एक ये आपकी बड है, या ये कह सकते हो कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि ए रेक्टेंगुलर पैच ऑफ बार्क इज रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम द रूट स्टॉक। अब इसमें से क्या किया गया, इस बार्क को आपका रिमूव किया गया और इसको हम लोग क्या करते हैं, आपके दूसरे प्लांट के ऊपर हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ पर इस बड को आपका रेक्टेंगुलर पैच फॉर्म में हम लोग आपका यहां से निकालेंगे और दूसरी जगह पर इसको लगाएंगे, तो इसको हम लोग बडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है, लेकिन बडिंग किस प्रकार का है, तो सिंपल सा इसमें नाम ही बताया गया कि एक रेक्टेंगुलर पैच है। तो आपको पता है एक तो इन्वर्टर टी बडिंग होता है, एक टी बडिंग होता है, और एक आपका रिंग बडिंग होता है, और एक आपका पैच बडिंग होता है। तो रिंग बडिंग में तो पूरा का पूरा जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको यहां पर निकाला जाता है, और इन्वर्टर टी बडिंग के अंदर क्या होता है कि एक आपकी इन्वर्टर टी शेप के अंदर कट लगाकर फिर उसको वहां पर आपका निकाला जाता है, फिर वहीं पर उसको लगाया जाता है। लेकिन इसके अंदर डायरेक्टली जब बताया जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पैच हमारा निकाला जा रहा है और उसको वैसी ही
जगह पर आपका प्लेस किया जा रहा है तो उसको हम लोग पैच बडिंग की नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनको जरूर आप लोग पढ़ा करें क्योंकि यहां से कई प्रकार के क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है द की इंडिकेटर ऑफ वाटरशेड हेल्थ, कि आपका क्वेश्चन पूछा गया है वाटरशेड क्षेत्र के स्वास्थ्य का मुख्य संकेतक निम्न है। पहला ऑप्शन है सॉइल कलर, दूसरा ऑप्शन है सॉइल सरफेस रन ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, और तीसरा है विंड स्पीड, और चौथा आपका है रेनफॉल इंटेंसिटी। तो सिंपल सी बात यहां पर है कि आपके वाटरशेड क्षेत्र के स्वास्थ्य का मुख्य संकेतक क्या है। तो वहां पर मिट्टी का कलर आपका बेटर होगा कि वहां पर वाटरशेड बेटर है, या आपका सरफेस रन ऑफ क्वालिटी या क्वांटिटी होगी। तो सिंपल सी बात आप लोग जानते हैं कि वाटरशेड का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जहां पर वाटर आकर क्या होता है आपका कलेक्ट होता है, ठीक है। तो उसमें मिट्टी के कलर से कोई आपका लेना देना नहीं है कि पानी वहां पर आपका कलेक्ट कैसे हो रहा है। विंड की स्पीड से भी इसका कोई रिलेशन यहां पर किसी प्रकार से नहीं है। रेनफॉल की इंटेंसिटी से भी कोई मतलब नहीं है, बट यहां पर आपका है कि जो रन ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी है वो कितना है, मतलब यहां पर पानी आपका सही प्रभाव कितना है, पानी का रन ऑफ कितना हो रहा है, कितना वहां पर स्टोर हो रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जब हम वाटरशेड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो फिर वहां पर जितने भी बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट वहां आपके वाटर के साथ जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार का है, उसको हम ओवरऑल वाटरशेड मैनेजमेंट। और वाटरशेड आपका एक ऐसा एरिया जहां पर आपका कैचमेंट की फॉर्म में उसको देखा जाता है और मल्टीपल लोकेशन से आपका वाटर वहां पर आकर कलेक्ट होता है, चाहे वो रेनफॉल की फॉर्म में है, बहता हुआ पानी है, किसी भी प्रकार से आपका हो सकता है। तो इसकी आपको समझना जरूरी है। मुझे लगता है कि काफी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो नॉलेज बेस होते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई आपका ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट पार्ट रहता है। मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। और ये तभी आप लोग कर सकते हो जब इसकी नॉलेज आपको है ना, इसमें किसी प्रकार का मेरे को नहीं लगता रट्टा आपका काम करेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मॉनेटरी इनपुट इन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कृषि में गैर मौद्रिक इनपुट क्या है, यानी कि आपकी नॉन मॉनेटरी इनपुट इनमें से कौन सी है। पहला ऑप्शन है टिलेज, दूसरा ऑप्शन है इरिगेशन, तीसरा है टाइम ऑफ सोइंग, चौथा आपका है फर्टिलाइजर। सिंपल सा फंडा है कि किस एग्रीकल्चर इनपुट में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, आपका टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर टाइम तो वैसे सभी में इन्वेस्ट होता है, लेकिन पैसा यानी कि मनी इन्वेस्ट आपका किसमें नहीं होने वाला। तो सिंपल सा फंडा है, टीलेज करोगे तो आपको मनी की रिक्वायरमेंट है, क्यों, क्योंकि अगर आपका ट्रैक्टर है या किसी प्रकार की लेबर को आप हायर कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको टाइम यहां पर मनी आपको देना पे करना पड़ेगा। इरिगेशन की बात करें तो उसके लिए आपको पता है कि वहां पर अगर आपका इवन दो आप पंप को भी इरिगेशन पंप को रन करोगे या किसी प्रकार से आपका जो है इरिगेशन के लिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, कोई भी चीज है तो, या फिर आप किसी से मांग कर लेते हो तो वो सभी केस में आपको पैसे की आवश्यकता होगी। फर्टिलाइजर के लिए भी आपको होगी, लेकिन टाइम ऑफ सोइंग यानी कि बुआई का जो समय है उसके लिए किसी प्रकार के मॉनेटरी इनपुट की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है। आपको एक सूटेबल टाइम को चूज करना होता है और उस टाइम पर आप अपनी क्रॉप की नीड के अकॉर्डिंग उस टाइम पे सोइंग कर देते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आंसर क्या होगा जी, बुआई का समय जो है वो एक आपकी नॉन मॉनेटरी इनपुट है, इसमें किसी प्रकार के पैसे की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ आत्मा इज जनरली सिलेक्टेड फ्रॉम। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका आत्मा का प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है वो कहां से सिलेक्ट किया जाता है, निम्नलिखित में से कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो आपको पता होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप लीडर होता है, या फार्म रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लोकल पंचायत लीडर होते हैं, या सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर होता है। तो सिंपल सी बात है कि वो एक अधिकारी ही होता है और वो यहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप का लीडर या फार्म रिप्रेजेंटेटिव या आपका लोकल पंचायत लीडर नहीं होता, बल्कि वो एक क्या होता है, सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर होता है। समझ में आया? तो इस बात को यहां पर जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहां पर कई प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी आपकी समझ का सवाल था अगर देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर सपोर्ट द इकोनॉमी बाय एंश्योरिंग, यानी कि कृषि निरंतर सूचीबद्ध करके और यहां पर अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान करती है, किस प्रकार से। पहला ऑप्शन है जॉब क्रिएशन यानी कि केवल रोजगार सृजन से, दूसरा है फूड सिक्योरिटी यानी कि केवल खाद्य सुरक्षा से, तीसरा है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ओनली, या चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर आज हमारे लगभग 50% भारतीयों को कहीं ना कहीं रोजगार उत्पादन करती है या उनके लिए रोजगार प्रोवाइड करती है। दूसरा, भारत के अंदर फूड सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, क्योंकि आपको पता होगा 80% लोग भारत में फ्री राशन पे डिपेंडेंट है। तो वो फ्री राशन कहां से आता है, अगर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो हम लोग क्या होंगे, हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो यहां पर आपका खाद्य सुरक्षा को भी क्रिएट करने में भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। तीसरी बात आती है जी बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि देखो आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अगर प्रॉपर होगा तो वहां पर आपका जो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर
बेटर है, दोनों में ग्रोथ बेटर देखने को मिलेगी, और एज वेल एज अगर हम बात करें तो वहां पर इनकम आपकी इंस्टेबिलिटी जो है वो कम देखने को मिलेगी। और उस केस में अगर फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होती है तो वहां पर आपका ये कह सकते हो कि इनकम स्टेबिलिटी बेटर होने के कारण लोगों की जो अर्थव्यवस्था है वो बेटर हो पाएगी, लोगों की जो इकोनॉमिक लाइफ है वो बेटर हो पाएगी, लिविंग स्टैंडर्ड आपका इंप्रूव हो पाएगा, और वो आने वाले टाइम में बेहतरीन उत्पादन भी वहां से कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर क्या है, आइडियोटाइप that perform well under commercial crop densities but are poor competitor are referred to as। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ऐसे अनुकूल जो कमर्शियल फसल घनत्व के अंतर्गत अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन खराब प्रतिस्पर्धी होते हैं उन्हें निम्न संदर्भित किया जाता है। यानी कि ऐसे आइडियोटाइप जो कि परफॉर्म तो आपके कमर्शियल क्रॉप की फॉर्म में अंडर बेटर करते हैं बट आपके पुअर कॉम्पिटिटर होते हैं, यानी कि एनवायरमेंटल आइडियोटाइप होते हैं, आइसोलेशन आइडियोटाइप होते हैं, कम्युनल आइडियोटाइप होते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव आइडियोटाइप होते हैं। तो यहां पर ऐसे जो आइडियोटाइप होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं जी, कॉम्युनल आइडियोटाइप होते हैं, यानी कि सामूहिक आइडियोटाइप या सामूहिक अनुकूलन ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल कंट्रोल मेजर इन द आईपीएम। यानी कि यहां पर आपका आईपीडीएम के अंडर में कौन सा जो है मैकेनिकल आपके कंट्रोल का एग्जांपल है, तो आप बताइए कि मैनुअल वीडिंग है, या इंट्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट है, यूज ऑफ ए ट्रैप क्रॉप है, या आपका एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड है। तो देखो यहां पर मैनुअल वीडिंग या पैरासाइट, ट्रैप क्रॉप, या इनमें से आपका इंसेक्टिसाइड। तो ट्रैप क्रॉप आपका क्या हो जाएगा, एक कल्चर एक्टिविटीज का पार्ट हो जाएगा, पेस्टिसाइड को यूज करना ये आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल का पार्ट हो जाएगा, इंसेक्टिसाइड को कंट्रोल करना ये आपका केमिकल का पार्ट हो जाएगा, और केवल आपका मैनुअल वीडिंग बचता है जो कि हम लोग उसको फिजिकल या आपके मैकेनिकल कंट्रोल मेजर के अंडर में रखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहां पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, उसमें एक आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द वेजिटेटिव मेजर इन वाटरशेड मैनेजमेंट। कि आपकी वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर जो आपका वेजिटेटिव मेजर होता है यानी कि वनस्पतिक उपाय है वो किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है गैबियंस, दूसरा है चेक डैम, चौथा है कॉन्टूर हेज, चौथा ऑप्शन आपका है स्टोन पिंचिंग। तो देखो सिंपल सा फंडा, इनमें से एक ही आंसर है जो आपका यहाँ पर जहां पर वेजिटेशन का नाम लिया जा रहा है, एंड दैट इज द हेजेस। कौन सा हेजेस, कॉन्टूर हेजेस। तो कॉन्टूर हेजेस जो हम लोग लगाते हैं वो आपके वेजिटेटिव मेजर का पार्ट होता है वाटरशेड के अंदर इरोजन को कंट्रोल करने के लिए। समझ में आ गया, तो इसको आपको समझना है कि यहाँ पर कॉन्टूर हेजेस। अब देखो जो वाटरशेड मैनेजमेंट होता है ना उसका मेन टारगेट होता है कि जो लैंड यूज कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है, सोइल स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट है, या हमारे लैंड को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, या वहां पर इरोजन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, सोइल को बैलेंस फॉर्म में कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है, तो वो हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट का एक मेन टारगेट होता है। तो उस केस में जितने भी आपकी प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाती हैं तो वो डिफरेंट टाइप होती हैं, कोई फिजिकल है, कोई मैकेनिकल है। ठीक है, तो वो डिपेंड इस बात पर करता है कि वहां पर रिक्वायरमेंट क्या है और कौन सा एक सूटेबल आपका स्टेप हो सकता है उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। ठीक है, तो इसमें आंसर जो होगा वो क्या होगा, कॉन्टूर हेजेस। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है द ग्रोथ रेगुलेटर यूज इन ग्रेप टू इंक्रीज द फ्रूट साइज। आपके अंगूर के फल का आकार बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाने वाला निम्न में से कौन सा वृद्धिक नियामक निम्न है। तो यानी कि आपका यहां पर कौन सा जो है ग्रोथ रेगुलेटर यूज किया जाएगा। पहला ऑप्शन है आईबीए, दूसरा ऑप्शन है नेफ्थलिन एसिटिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सिन, चौथा ऑप्शन आपका है जिबरलिन। देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा कि द ग्रोथ रेगुलेटर यूज इन ग्रेप टू इंक्रीज द फ्रूट साइज। तो देखो फ्रूट के साइज को इंक्रीज करने के लिए आपका मेनली, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आपके हार्मोन से और न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इनके अच्छे से फंक्शंस को समझाइएगा। जैसे आईबीए है, ये मेनली रूटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। किस पर्पस के लिए यूज करते हैं हम लोग, रूटिंग के लिए। नेफ्थलिन एसिटिक एसिड जो है वो आपका नंबर ऑफ फ्रूट या फ्रूट जो आपके होते हैं या फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए, या नंबर ऑफ फ्लावर आपके हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इसको मेनली हम लोग प्रयोग में लेके आ सकते हैं। ऑक्सिन, ऑक्सिन आपको पता है ऑक्सिन के ही ये दोनों टाइप हैं, यहां पर एनए और आपका आईबीए। ठीक है, अब देखिए ऑक्सिन मेन हार्मोन जो है वो आपका एपिकल डोमिनेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा प्लांट के अंदर लॉजिंग के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम
बात करें तो प्लांट के अंदर ये मेनली जो है आपका सेल के साइज को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, लेकिन यहां पर जिबरलिन जो है वो मेनली रोल किसके लिए प्ले करता है, जैसे कि आपका सीड जर्मिनेशन है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, या जो सीड की डोरमेंसी है उसके अंदर उसको ब्रेक करने में रोल प्ले करेगा। इसके अलावा ये आपके फ्रूट को साइज इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। बार्ले के अंदर जो आपका एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है या फिर उसकी जो माल्टिंग क्वालिटी होती है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, ताकि उससे बियर वगैरह जो बनाया जाता है बेटर बनाया जा सके। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं जो आपके शुगरकेन के अंदर इंटरनोडल रीजन होती है या किसी भी प्लांट के अंदर जो इंटरनोडल लेंथ होती है उसको इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। तो मेजरली जो आपके फ्रूट को साइज को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा वो कौन सा हार्मोन है, जिबरलिन है। तो ये हार्मोन्स को लेकर जो एक डिफरेंशिएशन हमारा देखने को मिलता है उसको जरूर ध्यान करिएगा। मैं बार बार आपको हर एग्जाम के जब डिस्कशन में करवाता हूं तो इसीलिए करवाता हूं कि आप इनको समझो, इनके मीनिंग को समझो कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वाटरशेड प्रायोरिटाइजेशन मेनली डिपेंड अपॉन, कि जल विभाजन आपका वाटरशेड यानी कि प्राथमिकता मुख्यतः इस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आपका सॉइल कलर, सेडिमेंट यील्ड एंड रन ऑफ पोटेंशियल, फॉरेस्ट कवरेज, या फिर आपका, अब देखो सेम क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में आपका आई थिंक सो आ गया। सॉइल कलर यानी कि मृदा का रंग नहीं होगा, सेडिमेंट यील्ड एंड रन ऑफ पोटेंशियल, फॉरेस्ट कवरेज, या फिर आपका लोकेशन ऑफ नियर बाय रिवर। तो ये कहीं ना कहीं किस बात पर डिपेंड करेगा? सेडिमेंट यील्ड या फिर आपके रन ऑफ पोटेंशियल के ऊपर निर्भर करेगा, जो कि हम ऑलरेडी बात इसकी रिगार्डिंग कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज प्राइमरी रीजन फॉर रेगुलरली क्लीनिंग स्प्रे इक्विपमेंट आफ्टर यूज। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यहां पर आपके जो उपकरणों को उपयोग करने के बाद हम नियमित रूप से साफ करने का जो प्राथमिक कारण है वो क्यों होता है। मतलब हम आपके उपकरणों को जब प्रयोग में लेके आ जाते हैं या फिर आपका स्प्रे वगैरह कर लेते हैं तो उसके बाद क्यों उनको सफाई की जाती है? सिंपल सा फंडा है कि टू प्रिवेंट द क्लॉगिंग ऑफ नोजल एंड होसेस ओनली, टू अवॉइड द कोरोजन ऑफ मेटेलिक पार्ट ओनली, to ensure the accurate application of chemical only and all of these। तो सिंपल सा फंडा इसका आंसर all of these होगा। देखो पहला तो ये होता है कि भाई देखो किसी भी प्रकार से अगर केमिकल हमने अप्लाई किया है, अगर आने वाले टाइम के अंदर क्या है कि वो आपका केमिकल उसमें से अप्लाई किया गया, अब वो पूरा का पूरा उसके अंदर जम गया तो क्या होगा, और फिर वहां पर आपका जमने के कारण क्लोगिंग हो सकती है, बंद हो सकती है पाइप, आपको नहीं लेनी पड़ेगी अगली बार। दूसरा है कि भाई आपके कोरोजन भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर लंबे समय तक वहां पर पानी वगैरह जमा रहता है या कोई केमिकल जमा रहता है तो उसकी वजह से आपको पता है कोरोजन भी हो सकता है ना, तो वो कोरोजन की वजह से वो पाइप आपकी खराब हो सकती है। ठीक है, जंग लगने के खतरा जो आपका है, या फिर वहां पर एंश्योर एप्लीकेशन ऑफ केमिकल एक्यूरेट एप्लीकेशन। तो ये भी जरूरी है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो केमिकल्स होते हैं वो कई केमिकल आपके मिक्सचर फॉर्म में बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, या फिर हम उनको अगली बार मान के चलिए इस बार हमने हर्बिसाइड एप्लीकेशन किया था, अगली बार हम लोग वहां पर आपका फंगिसाइड एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो वो क्रॉप के ऊपर अगर अप्लाई कर दिया गया वही आपका हर्बिसाइड, तो हो सकता है वो क्रॉप को नुकसान करेगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इन सभी कारणों की वजह से उसकी क्लीनिंग करते हैं, उसको साफ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइस वेराइटी जीन सब वन फॉर सबमर्जेंस टॉलरेंस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। मतलब आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन सब वन आपका जो है जो कि सबमर्जेंस टॉलरेंस उसमें क्रिएट करता है, मतलब पानी आपका राइस के अंदर अगर भर भी जाए, पूरा आपका डूब जाए राइस, यानी कि सबमर्ज कंडीशन जो होती है उसमें भी राइस की वैरायटी खड़ी रह सकती है, तो उसमें वो जीन जो आपका सब वन जीन है वो किस वैरायटी के अंदर आपका इंट्रोड्यूस करवाया गया है? CSR 30 है, IR81 है, स्वर्णा है, या फिर आपका ललित है। तो यहां पर वैरायटी कौन सी है? स्वर्णा है। डी आंसर इसका, सॉरी सी आंसर आपका ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द पेस्टिसाइड कंटेनर डिस्पोजल। यहां पर आपका क्वेश्चन पूछा गया कि जो कीटनाशक कंटेनर होते हैं उनको निपटान के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है। तो अब देखो पहला ऑप्शन यहां पर है बर्न द कंटेनर, यानी कि कंटेनर को जलाना चाहिए हमें, या बरी आफ्टर पंक्चरिंग एंड ट्रिपल रिंसिंग एंड थ्रो देम इन वाटर बॉडीज, रीयूज कंटेनर आफ्टर ट्रिपल रिंसिंग। देखो सिंपल सा फंडा है भाई, पहला तो है कि आपका उनको जलाना, जलाने से क्या होगा? प्रदूषण होगा। दूसरा है बरी आफ्टर पंक्चरिंग एंड ट्रिपल रिंसिंग, यानी कि पंक्चर करने और 3 बार धोने के बाद कंटेनर को दबा देना चाहिए। ये बात अच्छी है क्योंकि दबा देने से क्या होता है कि वो आपका कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ हो जाता है और लॉन्ग टर्म के बाद उसका जो है कहीं ना कहीं वहीं पर डिग्रेडेशन भी हो जाएगा। थ्रो देम इन वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज के अंदर में थ्रो करेंगे तो देखो फिर वही बात है, पोल्यूशन का कारण बनेगा ये। और तीसरा है आपका रीयूज कंटेनर आफ्टर ट्रिपल यूजिंग। देखो कीटनाशक है तो सिंपल सी बात है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी क्या होंगे? हार्मफुल होंगे। जैसे आजकल हम डीडीटी वगैरह को बैन कर चुके हैं, तो उसी केस में यहां पर भी आपको समझना पड़ेगा कि कंटेनर को रीयूज हमें नहीं करना चाहिए, चाहे वो ट्रिपल वॉशिंग है या फिर आपका फोर्थ वॉशिंग है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा जी आपके बरी द आफ्टर पंक्चरिंग एंड ट्रिपल रिंसिंग, मतलब 3-4 बार धोने के बाद उसको दबा देना चाहिए आपका। ठीक है, उनको तोड़ने के बाद। फिर आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ चेक डैम इन वाटरशेड मैनेजमेंट। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से जल वृत्त यानी कि वाटरशेड
वाटरशेड प्रबंधन में चेक डैम का कौन सा कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है सेडिमेंट ट्रैपिंग का काम नहीं है क्या? जो आपके चेक डैम होते हैं ना, मेनली डैम का काम क्या होता है, वो क्या करेगा? क्या सेडिमेंट को ट्रैप करने का काम करेगा, रन ऑफ की स्पीड को कम करने का काम करेगा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करेगा, या आपका इरोजन को रिड्यूस करने का काम करेगा? देखो सिंपल सा फंडा क्या होता है कि भाई आपकी जो वहां पर वैसे तो सारे रीजन ही यहां पर एप्रोप्रिएट लग रहे हैं, है ना, अगर हम वैसे देखें तो, लेकिन मेन काम क्या होता है? देखो पानी की बहाव जो होता है ना, वो एकदम से ज्यादा होता है, और बहाव होने के कारण आपका इरोजन भी होगा, वो सेडिमेंट को भी ज्यादा लेकर जाएगा, इरोजन भी कोज करेगा, और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी नहीं कर पाएगा। तो अगर हम डैम बनाते हैं तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक होगा, इरोजन भी आपका कम हो जाएगा, सेडिमेंट भी ट्रैप कम होगा, लेकिन मेन काम यहां पर क्या हुआ, उसकी स्पीड कम हो गई है ना, इरोजन जो आपकी वहां पर रन ऑफ जो लॉस था आपका, वो क्या हो गई, कम हो गई। तो आपकी जो स्पीड है उसकी सॉरी एनहेंसिंग द बहाव गति में वृद्धि। तो एक प्रकार से मेन काम यही होता है कि कौन सा कार्य नहीं, सॉरी माफी चाहता हूं, ये इसमें कौन सा कार्य नहीं है पूछा गया था, ठीक है। तो ये एक्चुअल में रन ऑफ स्पीड को कम करना अगर होता यहां पर आंसर, तो वो हमारा सूटेबल ऑप्शन होता। लेकिन यहां पर भी अगर हम बात करें तो देखो कौन सा कार्य नहीं है वो पूछा गया है, तो उस केस में क्या है, एनहेंसिंग द स्पीड, तो ये स्पीड को एनहेंस करने का काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन को गलत समझ गया और यही हमारा आंसर कई बार गलत भी होता है, इस वजह से माफी चाहता हूं मैं अपने लिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वाटरशेड के अंदर जो चेक डैम है उसका कार्य कौन सा नहीं है। तो नहीं है का मतलब है, देखो ये ट्रैपिंग करने का भी काम करेगा, ये आपका ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का भी काम करेगा, आपका स्पीड को कम करेगा, तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, इरोजन को भी कम करने का काम करेगा। तो मेन काम होता है कि उसकी स्पीड को कम किया जाए, तो वो आपका स्पीड को एनहेंस करने का काम नहीं करेगा। तो ये आंसर आपका क्या है, बी यहां पर सही है, ठीक है। तो वैसे आपको समझना चाहिए कि पूरा क्वेश्चन यहां पर क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक कॉटन हाइब्रिड, क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड आपका कौन सा है। इंटरस्पेसिफिक मतलब दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्वेश्चन आपका हुआ है। तो गोसिपियम आपका यहां पर जो है, एक आपका हिरसुटम है, एक आपका बारबाडेंस है, उन दोनों के बीच में क्रॉस डेवलप करके हमने क्या किया, आपके वारालक्ष्मी को पहली बार डेवलप किया था। और ये कहां पर डेवलप किया गया था, यूएस धारवाड़ में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है, बैंगलोर के अंदर अगर हम बात करें तो। अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि ये जो डेवलप किया गया था वो किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि जो वारालक्ष्मी यहां पर हाइब्रिड है, जो कॉटन का पहला इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड है, इसको डेवलप किस साइंटिस्ट ने किया था, उनका नाम आपको आंसर में करना है। मैंने जगह बता दी, लोकेशन बता दी, यूएस धारवाड़ कर्नाटका के अंदर इसको जो आपका डेवलप किया गया था। लेकिन अब आपका क्वेश्चन यहां पर आंसर करना है कि ये किस साइंटिस्ट का काम था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ क्रोमोसोम द टू सिस्टर क्रोमेटिड आर जॉइंड इन माइटोसिस, मतलब क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि गुणसूत्र के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दो बहन अभ्युत्थान क्रोमेटिड समसूत्र विभाजन में जुड़े होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो क्रोमेटिड्स होते हैं माइटोसिस दौरान, माइटोसिस प्रोसेस के दौरान, वो कहां पर जाकर आपके दो सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो मिलते हैं। तो वो स्पिंडल के अंदर, सेंट्रोमियर में, सेंट्रियोल के अंदर, या फिर आपके एस्टर्स के अंदर। तो आंसर क्या होगा, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ यहां बात करते हैं। तो आपका यहां पर अगला क्वेश्चन है, कॉर्क स्पॉट इन एप्पल इज मोस्टली कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, कि आपके एप्पल के अंदर, सेब के अंदर कॉर्क स्पॉट जो है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है आपका फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है आपका तीसरा ऑप्शन आपका यहां पर है पोटेशियम, चौथा ऑप्शन है आपका कैल्शियम। तो बताइए कि क्या होगा। तो देखो जो कॉर्क स्पॉट है एप्पल के अंदर, वो मेनली कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट बेस्ड जो क्वेश्चन है, डिसऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है, हार्मोन बेस्ड क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रताप इज ए वेराइटी ऑफ डैश ग्रोन इन इंडिया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रताप भारत में उगाई जाने वाली डैश यानी कि किसकी किस्म है। पहली है शुगरकेन, दूसरा है वीट, तीसरा है राइस, चौथा आपका है यहाँ पर है कॉटन। तो देखो प्रताप चरी के नाम से तो एक मेज की वैरायटी भी है, लेकिन यहाँ पर मेज तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रताप आपकी वैरायटी है वो गेहूं की एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा जी, वीट, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोटोसिंथेटिक यूनिट प्रेजेंट इन द थाइलाक्लोइड। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण इकाई होती है थाइलाक्लोइड के अंदर, वो कौन सी होती है या मतलब पाई जाती है जो है ना। तो ये आपका क्या होगा, ग्लाइक्सोसोम होगा, या राइबोसोम होगा, या लिपोसोम होगा, या फिर आपका क्वांटासोम। तो आंसर क्या है आपका, क्वांटासोम, ठीक है। तो इन पे हम ज्यादा टाइम आपका नहीं लगाएंगे क्योंकि ये चीजें कॉमन है और बहुत अच्छे से आप लोग एज ए इन द फैक्ट ऑफ याद कर सकते हो, तो इनको जरूर याद करिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
मेंटेन ए बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन थ्रू। अब देखो मेरी अगर वीडियो आपने एक दिन पहले की देखी है तो आपको पता लग जाएगा, या इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस के अंदर जब एमएसपी की बात की है तो आपको बहुत बार बताया है कि भारत सरकार के द्वारा खाद्यान्नों का जो बफर स्टॉक है वो किस संस्था के द्वारा आपका नियंत्रण किया जाता है, बनाए रखा जाता है। पहला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भारत सरकार की कोई निरंतरित यहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल की है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भारत के अंदर आपके फूड जो रेगुलेशंस है, रूल एंड रेगुलेशंस है, उनको मेंटेन करने में हेल्प करती है। तीसरा आपका है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य निगम, और चौथा ऑप्शन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी हमारे इंडिया की नहीं है। तो पहली बात तो आपको यहाँ पर वैसे भी आंसर कर देना चाहिए कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा दालों को और आपका जो ऑयल सीड क्रॉप है उनको भी प्रिक्योर करने के लिए दो एजेंसीज हैं, एक नेफेड है और एक आपकी एनसीसीएफ है, ठीक है, एक आपकी नेफेड है और एक आपकी एनसीसीएफ है। लेकिन अगर ये दोनों भी ऑप्शन में होती तो भी हमें सूटेबल आंसर आपका क्या करना पड़ता, एफसीआई करना पड़ता, क्योंकि एफसीआई आज प्रेजेंट टाइम में एक वो मेजर एजेंसी है जो कि इस प्रिक्योरमेंट के ऊपर वर्क कर रही है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हमेशा पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है डैश इज ए प्राइमरी फिजिकल अप्रोच ड्यू टू यूज टू पोस्टपोन एंड रिड्यूस द बायोटिक एंड एबायोटिक इलनेस एंड इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर प्रिजर्विंग द फ्रूट एंड वेजिटेबल इन देयर फ्रेश स्टेट। सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भाई आपकी कौन सी फिजिकल अप्रोच है जो कि आपकी ज्यादातर हम लोग जैसे कि आपके किसी भी इंसेक्ट या किसी भी क्लाइमेटिक के कारण जो आपके फल खराब हो जाते हैं तोड़ने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद, तो उनको फ्रेश स्टेट में, ताजा स्टेट में मतलब मेंटेन रखने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है। तो सिंपल सा फंडा है कि भाई वो क्या होगा, कोल्ड स्टोरेज होगा, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज होगा, पिट स्टोरेज होगा, या फिर आपका मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग होगा। तो ये कोल्ड स्टोरेज होती है ना, कॉमन जो हम प्रैक्टिस से बात करते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, ये जो है कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। तो शीत भंडारण आपको इसको कह सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है विच प्लान गिव द प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार कृषि को प्राथमिकता जो है किस योजना में दी गई थी। तो आपको पता है ना 5 वर्षीय योजना चलाई जाती है, तो उनमें से पहली योजना ही एग्रीकल्चर थी, क्योंकि भारत की तो रीढ़ क्या है, एग्रीकल्चर है। तो इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं। हाँ, बाद में भी कई आपके प्लानों में इसको इंपॉर्टेंस दी गई थी, लेकिन पहली भी आपकी इसके अंदर रोल प्ले कर रही थी। तो आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉल अंडर द मिडिल गैंजेटिक प्लेन रीजन। अब देखो आपको पता होगा कि हमारे एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के बिहाफ पर हम लोग स्टेट्स को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करते हैं। तो उसमें से आपको पता है कि जैसे हमारा ईस्टर्न हिमालयन रीजन, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, उसके बाद आपका गैंजेटिक रीजन के अकॉर्डिंग बात करें तो अपर गैंजेटिक रीजन, लोअर गैंजेटिक रीजन, मिडिल गैंजेटिक रीजन, या फिर आपका ट्रांस गैंजेटिक रीजन है ना। तो यहाँ पर गैंजेटिक रीजन जो आपका है, गंगा का जो रीजन है, तो उसके आधार पर आपको बताना है कि मिडिल गैंजेटिक रीजन का पार्ट कौन सा है। तो देखो यहां पर पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा। देखो भाई एक सिंपल सी बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो पंजाब और हरियाणा है, और ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान का जो गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी, ये जो पड़ता है वो किस में पड़ता है जी, आपका ट्रांस गैंजेटिक प्लेन में पड़ता है, ठीक है। ट्रांस गैंजेटिक प्लेन में पड़ता है, रीजन में पड़ता है, प्लेन में पड़ता है, ठीक है। अब यहां अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है, यहां पर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है, यहां पर इरिगेशन फैसिलिटी सबसे ज्यादा है, यहां पर इरिगेशन एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। लेकिन जो आपका बिहार है ये पड़ता है जी मिडिल गैंजेटिक प्लेन, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर वैसे अगर राजस्थान की बात करें तो केवल 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर बाकी जो पार्ट है वो आपका एरिड रीजन में पड़ेगा या डेजर्ट रीजन में पड़ेगा, जहां पर ये कह सकते हो कि केवल मरुस्थल ही आपका पार्ट है। ऐसा नहीं कि मरुस्थल ही है, क्योंकि वैसे तो देखो राजस्थान के अंदर ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। यहां पर जो इंदिरा गांधी कैनाल है उसकी सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है, जिसकी वजह से इस रीजन के अंदर आपकी प्रोडक्शन पोटेंशियल आपका ज्यादा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहां पर अगला क्वेश्चन है डैश इज द फिनोमिना exhibited by the many typical tropical and subtropical fruit and vegetable when they are stored below 10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा फिनोमिना है जो कि आपका ज्यादातर ट्रॉपिकल और सबट्रॉपिकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के द्वारा एग्जिबिट किया जाता है जब हम उनको 10 डिग्री सेल्सियस से बिलो स्टोर करते हैं। तो देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब यहाँ पर आपके फ्रूट की स्टोरेज होती है, वेजिटेबल की स्टोरेज होती है, तो वो डिपेंड पहले तो इस बात पर करता है कि हमारा फ्रूट का टाइप क्या है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन है चिलिंग इंजरी
इंजरी, दूसरा है लोअर टेम्परेचर ब्रेकडाउन, तीसरा है फ्रीजिंग इंजरी, चौथा आपका है लो स्कॉल्डिंग। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि फ्रीजिंग इंजरी तब होता है जब 0 डिग्री से भी बिलो टेम्परेचर आपका चला जाए, तो इसमें 0 डिग्री की बात ही नहीं की तो आंसर आपका नहीं होगा। कोल्ड स्कैल्डिंग ये नहीं होता है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर जो चिलिंग इंजरी है वो ज्यादातर फेस करने को मिलती है, खासकर आपकी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये फील्ड कंडीशन में भी आपकी होती है और ये यहाँ पर आपका जब स्टोर किया जाता है तब भी इसके अंदर ये इंजरीज देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू कमर्शियल क्रॉप हेल्प टू रिड्यूस। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपके एग्रीकल्चर के अंदर कमर्शियल क्रॉप का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो क्या रिड्यूस कर सकता है। तो वो पहला ऑप्शन है कि सॉइल फर्टिलिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी के ऊपर आपका या फूड प्राइसेस, या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो सिंपल सा फंडा क्या होता है कि जो हमारी कमर्शियल क्रॉप्स होती है ना उसके अंदर आपका जब हम डाइवर्सिफिकेशन को लेकर आते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो सिंपल सा फंडा क्या होता है, जैसे मान के चलिए हमने मेजर क्रॉप को ग्रो करवा लिया और वो हमारे फील्ड में हम ग्रो करवा रहे हैं, अब उनके साथ में हमने क्या कर दिया, कुछ डाइवर्सिफिकेशन हम लोग लेकर आ गए, या हम इन बिटवीन जो है किसी और क्रॉप को ग्रो करवा दिया। तो उससे क्या होता है कि पूरे साल भर, क्योंकि देखो सॉइल की फर्टिलिटी या टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी या आपका फूड प्राइस, ठीक है, तो फूड प्राइस के ऊपर तो कोई ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस हम लोग नहीं देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी भी यहाँ पर कोई, क्योंकि देखो जब हम डाइवर्सिफिकेशन को लेकर आते हैं तो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं हमारी बढ़ जाती है ना, हमें ज़्यादा टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना पड़ेगा। और सॉइल की फर्टिलिटी हो सकता है कि उससे इम्पेयर हो जाए कहीं ना कहीं, या फिर हो सकता है बेटर हो जाए, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन से हमेशा इंप्रूव होती है, ठीक है। लेकिन इसमें मेनली जो ये कहानी होती है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपको पता है कि लगातार हम लोग जो क्रॉप को ग्रो करवाते हैं उनके इन बिटवीन अगर हम क्रॉप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उससे फायदा ये हो जाता है कि हमारी जो लेबर या फिर हम खुद जो फ्री टाइम अवेलेबल रहते हैं हमेशा एग्रीकल्चर के अंदर, आपको पता होगा सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में काफी समय ऐसा होता है जहां हम लोग फ्री रहते हैं, तो वहां पर जो एक अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो हमें दिखती नहीं है, नजर नहीं आती है, उस केस में उससे बचने में हमें सहायता प्रदान करता है और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हमारा प्रोडक्शन भी अपलिफ्ट करने में इसमें हेल्प मिल रही, ठीक है। तो जो मौसमी बेरोजगारी होती है उसको दूर करने में हमें मदद मिलती है, ठीक है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है जी यहाँ पर, वाटरशेड मैनेजमेंट शुड बी प्लान्ड प्राइमरली कंसिडरिंग। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि जल वृष्टि क्षेत्र प्रबंधन की योजना मुख्यतः निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। तो वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो किसके अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उसका मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है लैंड ओनरशिप, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, तीसरा है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और चौथा ऑप्शन आपका नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल बाउंड्रीज। देखो इसमें क्या होता है कि मेनली यहाँ पर जो आपकी नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल बाउंड्रीज होती हैं, इनकी प्राकृतिक जल विज्ञान संबंधित सीमाएं होती हैं, उनको ध्यान में रखकर हमें क्या करना पड़ेगा, उनको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, उनको प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है कि वहां पर लैंड यूज कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन को इंक्रीज करना। उसके साथ में दूसरा टारगेट यहां पर यह भी है कि वहां से आपका जो इरोजन है उसको कम करना, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है इसके अकॉर्डिंग हमें करनी चाहिए। अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है विच इज मोस्ट कॉमन लेयरिंग मेथड ऑफ प्रोपेगेशन फॉर वुडी प्लांट विच प्रोड्यूस द लॉन्ग वाइन। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कॉमन लेयरिंग मेथड हम लोगों को यूज करना चाहिए प्रोपेगेशन के लिए, वुडी प्लांट्स के लिए, लंबी आपकी जो वेन्स होती हैं तो उनको बनाने के लिए, या आपकी वाइन्स को यहाँ पर जो है विच प्रोड्यूस लॉन्ग वाइन, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो कंपाउंड या एयर या ट्रेंच या फिर आपका सिंपल, तो आंसर क्या होगा जी यहाँ पर आपका ट्रेंच, क्योंकि जब लंबी वाइन्स की तो उसके अंदर लॉजिंग की प्रॉब्लम भी ज्यादा रहती है, तो उसको ज्यादा सपोर्ट देने के लिए वहां पर सबसे पहले हमें ट्रेंचेस वाइन को फॉलो करना पड़ेगा, या ट्रेंचेस जो मेथड है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज एन अलाइड एक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर मशीनरी, क्रॉप रोटेशन, नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को पता है यार एग्रीकल्चर मशीनरी इज ए इंटीग्रल पार्ट, दूसरा यहां पर क्रॉप रोटेशन ये भी हमारा इंटीग्रल पार्ट है, नन ऑफ दीज तो इसमें क्यों करेंगे जब एनिमल हस्बेंड्री प्रेजेंट है। एलाइड सेक्टर का मतलब है कि जहां पर आपकी एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन को छोड़कर बाकी जो आपकी एक्टिविटीज है, चाहे वो फिशरीज है, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्रीज है, या आपका प्रॉन कल्चर है, ये सब आपके किसके अंदर आते हैं, एलाइड सेक्टर का पार्ट इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं जी आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी इन वैल्यू चेन। वैल्यू चेन जो होता है उसमें यानी कि मुख्य आपकी श्रृंखला के अंदर प्राथमिक गतिविधि का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है जी ऑपरेशन, दूसरा ऑप्शन है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है प्रोक्योरमेंट, चौथा ऑप्शन है आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। देखिए जब हम बात करते हैं आपकी वैल्यू चेन एडिशन की, तो उसमें आपका ऑपरेशन या जो मार्केटिंग या सेल्स होता है, या हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका क्या बोलते हैं उसको,
लॉजिस्टिक, ये हमारी क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ऑपरेशन, मार्केटिंग एंड सेल्स और इसके अलावा आपका लॉजिस्टिक, ये हमारा किसका होता है, चाहे वो आपका इन लॉजिस्टिक की बात करें या फिर आपका आउट लॉजिस्टिक की बात करें, तो दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, इसके पार्ट रहते हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोक्योरमेंट और आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज का पार्ट नहीं रहेगा। प्राइमरी के अंदर आपका क्या आएगा, ऑपरेशन या फिर मार्केटिंग एंड सेल्स और आपका लॉजिस्टिक। ठीक है, चलिए अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका है द फिनोमिना इन विच एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट दैट वन प्लांट हैज ऑन अनदर through the production of chemical substances that escape into the environment is called as, वह घटना जिसमें किसी एक पौधे का दूसरे पौधे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानिकारक प्रभाव रासायनिक पदार्थों के उत्पादन के माध्यम से होता है जो पर्यावरण में छोड़े जाते हैं, कहलाई जाती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक प्लांट ये ग्रो कर रहा है, एक प्लांट ये ग्रो कर रहा है, तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इस प्लांट के किसी भी पार्ट से, लीफ से, रूट से, स्टेम से कोई आपका केमिकल रिलीज किया गया और ये केमिकल इस प्लांट को क्या कर रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है। अब वो प्लांट आपका सेम स्पीशीज का हो सकता है, दूसरी स्पीशीज का हो सकता है, वीड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, XYZ एनीथिंग। तो यहां पर उसको हम क्या बोलते हैं, पहला ऑप्शन है एलिलोपैथी, दूसरा है केमिकल हैजर्ड, तीसरा आपका है कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन, चौथा आपका है एनिडेशन। तो देखो यहां पर केमिकल हैजर्ड जो होता है वो तो हम डायरेक्टली जब केमिकल अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से देखने को मिलता है, लेकिन ये डायरेक्ट उस रिलेशन का नाम नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन भी इसका पार्ट नहीं, क्योंकि पूरक परस्पर क्रिया का मतलब होता है जब दोनों में कहीं ना कहीं म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा हो, तो ये भी नहीं होगा। तो यहां पर एलिलोपैथी वो डायरेक्ट आपकी रिएक्शन होती है, ये आपका एक्शन होता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई आपका एक केमिकल जो है, एक प्लांट के द्वारा कोई केमिकल रिलीज किया जा रहा है और उसके द्वारा दूसरे को कोई नकारात्मक या आपका हानिकारक प्रभाव हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी बोलते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको पता लग गया होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रो इन शेडी एरियाज, कौन से आपके पौधों का समूह है जो कि छायादार क्षेत्र में उगता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोफाइट, दूसरा है ग्लाइकोफाइट, तीसरा है सायोफाइट, चौथा है आपका हेलोफाइट। तो देखो यहां पर हाइड्रोफाइट मतलब जो जल में उगते हैं, ठीक है, और ग्लाइकोफाइट जो लवण मुक्त होते हैं, और सायोफाइट मतलब जो छाया में ग्रो करते हैं। तो हमें छाया के बारे में पूछा गया तो आंसर ये होगा। हेलोफाइट ये होते हैं जहां पर आपके नमक की मात्रा ज्यादा है वहां पर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जहां पर नमक की मात्रा ज्यादा है वहां पर ग्लाइकोफाइट आपके ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, विच इज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इन इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की आर्थिक स्थिति में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनिएगा। Which is a significant factor contributing to the economic sustainability of Indian agriculture, यानी कि भारतीय कृषि की आर्थिक स्थिति में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण कारण कौन सा है। पहला ऑप्शन है लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार, दूसरा है इंक्रीजिंग द डिपेंडेंसी ऑन मानसून, तीसरा है एक्सटेंसिव अर्बनाइजेशन, चौथा आपका है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। देखो अगर हम एग्रीकल्चर में आपके अर्बनाइजेशन को इंप्रूव करेंगे तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर का लैंड डिग्रेड होता जाएगा, कम होता जाएगा, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के लिए हमें फूड भी अवेलेबल करवाना है। दूसरा आपकी मानसून के ऊपर अगर हम निर्भरता बढ़ाते हैं तो उससे अगेन हमारे एग्रीकल्चर को खतरा क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये भी नहीं है। तीसरा है जी लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार करने से या फिर फसल के अंदर विविधीकरण से। देखो सिंपल सी बात है, जब आर्थिक स्थिति की बात आती है तो आज हमारे भारत में समस्या क्या है आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेट पे डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती जा रही है, क्लाइमेट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही हैं। इसके साथ में आप लोगों को पता है कि हमारा जो मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर सिस्टम है उसकी वजह से हमारा लैंड डिग्रेड हो चुका है, सोइल इरोजन आपका होता जा रहा है। तो उसको बचाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाए या हमारा सस्टेनेबिलिटी को इंप्रूव किया जाए, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर हमारी एक्टिविटीज को इंप्रूव किया जाए। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट यह है कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को आज हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी हम आने वाले समय के अंदर अपनी खेती को बचा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण आपका है वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, सस्टेनेबिलिटी है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में एग्रीकल्चर की। समझ में आ गया? तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं और ये समझ के साथ किए जा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का भी आपको यहां पर लेक्चर हेल्प नहीं करेगा अगर आपकी खुद की समझ अच्छी नहीं है। सिंपल सी बात बोलना चाहता हूं, ठीक है? तो बुरा मत मानना, लेकिन बहुत जरूरी है इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर आपको अच्छे से करना। तो आंसर आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या फसल विविधीकरण, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है,
ए कंपाउंड दैट रिस्ट्रिक्ट द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन प्रिकर्सर टू ऑक्सीजन इज नॉन एज, यह यौगिक जो ऑक्सीजन प्रवर्ती को ऑक्सीजन के रूपांतरित होने से रोकता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो क्या है कि आपका यहाँ पर कंपाउंड जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है किसका, कन्वर्जन ऑफ एन ऑक्सीजन प्रिकर्सर टू ऑक्सीजन, मतलब एक ऑक्सीजन का जो प्रिकर्सर है, अब जैसे ऑक्सीजन का प्रिकर्सर क्या है हमारा, ट्रिप्टोफैन, तो सिंपल सी बात है ट्रिप्टोफैन को जब ऑक्सीजन बनने में जो रोकने का काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल सा फंडा है भाई, जो ऑक्सीजन को बनने से रोक रहा है ना, सिंपल सा ही तो है, तो ऑक्सीजन को बनने से जो रोकेगा वो क्या होगा, एंटीऑक्सीजन, ठीक है, तो एंटीऑक्सीजन हमारा ये रहेगा। और एंटीऑक्सीजन हम लोग क्या यूज करते हैं, आपको पता है ना, एंटीऑक्सीजन जो हम लोग यूज करते हैं या ऑक्सीजन जो हमारा हम लोग इसमें यूज करते हैं तो वो क्या होता है, नाम पता है ना आपको, टीबा, ट्राईआइडो बेंजोइक एसिड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल है जिसको हम लोग यूज करते हैं आज के टाइम पर, ठीक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपोर्टेड टू विच टाइप ऑफ कंट्रीज मार्केट। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वो ज्यादातर आपके एक्सपोर्ट किए जाते हैं किस टाइप ऑफ कंट्री मार्केट के अंदर, ठीक है। तो देखो यार सिंपल सी बात है, हम तो हर कंट्री में अपने प्रोडक्ट को भेजते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके अंडर डेवलप भी हैं, डेवलप भी हैं, डेवलपिंग भी हैं, ठीक है। तो क्या है, अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज या बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये आपका दोनों ही आएगा ना, विकसित और विकासशील देश दोनों के अंदर ही। अंडर डेवलप कंट्रीज सिंपल सी बात है कि भाई किसी भी चीज़ को परचेज करने में काफ़ी हद तक असक्षम होती है, तो प्रेजेंट टाइम में हम ये कह सकते हैं कि बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, बताइए जरा, वो अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द हिस्टोजन थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी को इनमें से किसके द्वारा या हिस्टोजन सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया था। तो पहला है स्मिथ, दूसरा है कॉल नेगेली, तीसरा है हेस्टिन, चौथा ऑप्शन है आपका डेविड ब्राउन। तो आंसर इसका क्या होगा, हेस्टिन, ठीक है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल केक इज यूज्ड एज द नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। देखो ये क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा तेल की खोली उपयोग नाइट्रीकरण अवरोधक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल केक इज यूज्ड एज ए नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। पहला ऑप्शन है सनफ्लावर, दूसरा है सीसमम, तीसरा है मस्टर्ड, चौथा ऑप्शन है आपका नीम। तो देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज हम नीम कोटेड यूरिया को प्रयोग में लाते हैं, और नीम कोटेड यूरिया का अगर मेन पर्पज जो है वो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, इसके अंदर जो आपका यूरिया है वो लगातार क्या हो रहा था, क्योंकि यूरिया की नेचर होती है हाइग्रोस्कोपिक, और हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने के कारण वो जल्दी आपका घुलनशील होता है, पानी में घुल जाता है, और इसके साथ में ही इसके लॉसेस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन क्रॉप एक साथ में ही सारे नाइट्रोजन अपटेक नहीं कर सकती, तो वहां पर जरूरी होता है कि स्लो रिलीज फर्टिलाइजर आपका अवेलेबल होना चाहिए। तो जो यहां पर नीम कोटेड यूरिया है वो आपकी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को स्लो करता है, उसका रिलीज जो है वो उसको स्लो डाउन कर देता है, और इसी के साथ में जो अवेलेबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म तक बना के रखता है, ताकि वहां पर प्लांट आपका लंबे समय तक उसको अपटेक कर सके और उसका यूटिलाइजेशन बेहतर कर सके। तो यानी कि उसकी यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इसको प्रयोग में लेके आते हैं। और वहीं आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस प्रकार से हमारा जो जो उसकी ऑयल केक होता है उसको भी हम प्रयोग में लेके आते हैं, तो नीम जो है वो एक इफेक्टिव यहां पर रोल प्ले करेगा, ठीक है। इसके अलावा नीम के अंदर एक और आपकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है एजाटिरेक्टिन केमिकल के कारण, जो कि इसके अंदर एक आपका केमिकल है जो कि कहीं ना कहीं इंसेक्टिसाइड्स को या सॉरी इंसेक्ट्स को आपका कंट्रोल करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आंसर क्या होगा इसका, डी यानी कि नीम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट। आपके प्लांट की वृद्धि को नापने के लिए कौन सा आपका उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, पोरोमीटर, पोलरीमीटर, ऑक्सीनोमीटर, जेडल। तो आंसर क्या होगा, ऑक्सीनोमीटर, ठीक है। तो इसमें से आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आंसर आप आराम से कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द रेडियो फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कम्युनिकेशन। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका यहां पर Which of the following is an advantage of using the radio for agricultural extension communication, यानी कि निम्नलिखित में से कृषि विस्तार संचार के लिए रेडियो का प्रयोग करने का कौन सा लाभ है। It is suitable for literate population, it is two-way communication process, it allow for the detailed written explanation, या require minimal
आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इसमें सिंपल सी बात क्या होती है कि भाई आपका रेडियो जो होता है वो जरूरी नहीं है ना कि पढ़े लिखे लोग, आपको पता है जब बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे भारत में तब भी रेडियो का प्रयोग में लाया जाता था, तो ये तो बात गलत हो जाएगी। दूसरा, ये दो आपका टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक तरफ से आवाज आएगी और उसी को सुना जा सकता है, चाहे वो गाने सुन लो चाहे वो किसी प्रकार की खबर आप लोग सुन सकते हो। तीसरा है इट अलाउ डिटेल रिटन एक्सप्लेनेशन, तो इसमें लिखा हुआ नहीं होता है, सुनना पड़ता है ना, तो बोला हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, इसमें हमें कम से कम मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। सोच के देखो, हमारे देश के अंदर कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उस टाइम पर भी रेडियो को प्रयोग में लाया जाता था, है ना, एक छोटा सा रेडियो होता था, उसको हम लोग सुनते थे, या फिर हमारे जो बाप दादा थे वो क्या करते थे, आपके साथ में लेकर रखते थे, खेत में जाते थे, कहीं भी घूमने जाते थे तो उनके हाथ में रेडियो हमेशा अवेलेबल होता था। और रेडियो एक मेजर यहाँ पर कम्युनिकेशन का पार्ट था, और इसके लिए कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, बस एक टिपिकल आपकी रेंज की आवश्यकता होती है, अगर अवेलेबल होगी तो वो आपका अच्छे से काम करेगा। और उसमें एक छोटा सा एंटीना भी पहले लगा होता था, बाद में जो आते थे उसमें एंटीना भी नहीं होता था। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा, ये हमारा आंसर क्या होगा जी, रिक्वायर द मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपका मिनिमम बुनियादी ढांचे की आवश्यकता इसमें होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द व्हाट इज द टैग साइज ऑफ ब्रीडर सीड, आपका प्रजनक जो बीज होता है उसके टैग का आकार क्या होगा। पहला ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, 12 टू 6 सेंटीमीटर, 20 टू 8 सेंटीमीटर, 15 टू 20 सेंटीमीटर। तो देखो, जो आपका ब्रीडर सीड होता है उसका जो टैग साइज होता है वो 12 इंटू 6 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 12 गुना 6 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो 15 गुना 10 ये हमारे किसका होता है, ट्रूथफुल लेबल सीड का, ठीक है, और 20 गुना ये तो किसी का भी नहीं होता। ठीक है, तो चलिए आपको नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज द पायनियर फॉर फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड प्लांट। देखो, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम अंतर विशिष्ट संकर पौधे का प्रवर्तक है। तो जो आपका फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड प्लांट है वो यहाँ पर थॉमस फेयरचाइल्ड, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मतलब किसने, मतलब सबसे पहले आपका इसको डेवलप किया था, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, थॉमस फेयरचाइल्ड। ठीक है, और किसको डेवलप किया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, क्योंकि यहाँ पर ये जरूरी है याद रखना, अगर इसको पता है तो ये क्यों है, किसके साथ में एसोसिएट है, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, एन एग्रीकल्चर प्रोवाइड द डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। मैंने पहले ही क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर इसका दिया था कि लगभग 50% आबादी को ये क्या करता है, रोजगार प्रदान करता है, तो आंसर आपका 50%। ठीक है, तो ऑप्शन डी। अगला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड हैज द कोलिनेस्टेरिक इनहिबिशन मोड ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर जो आपका कोलिनेस्टेरस अवरोधक जो होता है वो किस में होता है, फ्लिंजिम में होता है, डीडीटी में होता है, पायरेथ्रिन में होता है, या फिर आपका मैलेथियन में होता है। तो ये आंसर आपका क्या होगा, मैलेथियन में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, डैश फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम। ये सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान से, देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते भी हैं। Dash farming is an agricultural production system that avoid or largely exclude the use of synthetically compound fertilizer, pesticide, growth regulator and livestock feed additive। मतलब देखो, इनमें से किस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर आपके यहाँ पर जो सिंथेटिकली कंपाउंडेड फर्टिलाइजर होते हैं, मिश्रित जो आपके उर्वरक होते हैं, या आपके पेस्टिसाइड यानी कि जो कहीं ना कहीं कीटनाशक होते हैं, या ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, वृद्धि नियामक होते हैं, या जो लाइवस्टॉक फीड एडिटिव्स होते हैं, उनको प्रयोग में नहीं लाया जाता, इनको एक्सक्लूड किया जाता है। तो इसके बिहाफ पर आंसर क्या होगा, पहला है कमर्शियल, दूसरा है नेचुरल, तीसरा है ऑर्गेनिक, चौथा आपका है सस्टेनेबल। देखो, कमर्शियल के अंदर ये आपका यूज किया जाता है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा, सस्टेनेबल के अंदर मेन टारगेट ये होता है कि उसका कम से कम प्रयोग में लाया जाए, तो इसका मतलब इसको कंप्लीटली एक्सक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन यहां पर नेचुरल और ऑर्गेनिक इन दोनों में आपका एक डाउट रह जाता है कि क्या किया जाएगा। तो देखो, सिंपल सी बात है कि यहां पर इस क्वेश्चन को लेकर डाउट हमेशा आएगा, कुछ बच्चे नेचुरल करेंगे, कुछ बच्चे ऑर्गेनिक भी करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब हमारे सिंथेटिक कंपाउंड फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ग्रोथ रेगुलेटर या आपके लाइवस्टॉक फीड एडिटिव्स को हमने क्या किया है, बाहर किया है, तो वो बात ठीक है, और दोनों में ही आपका बाहर किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन इसमें जो प्राकृतिक खेती होती है वो तब संचालित मानी जाती है, तब इसको बढ़िया माना जाता है जब इसमें हम लोग ना तो टीलेज करते हैं, ना ही हम इसके अंदर किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग में लेके आते हैं, और जिसमें एज इट इज आपका प्रोडक्शन होता है वैसा ही हमें अलाउ किया जाता है। इसके अंदर किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं अलाउ किया जाता, जैसे नेचर हमें देती है वैसा ही हम उसके अंदर प्रोडक्शन करते हैं। तो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग इसमें मोस्ट सुटेबल आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बायो फर्टिलाइजर वगैरह को यूज कर सकते
सकते हैं, और इसके अंदर कहीं ना कहीं उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। यानी कि जब हम ये कहेंगे कि बाहर से कोई भी आपका इनपुट हम लोग यूज ना करते हुए आपके फील्ड में अवेलेबल रिसोर्सेज को प्रयोग में लाते हुए, बिना किसी टीलेज, बिना किसी आपके केमिकल, बिना हर्बिसाइड, बिना वहां पर मैनुअल टीलेज, इनको यानी कि आपके खरपतवारों को भी आपका रिमूव नहीं किया जाता, तब हम उस केस में नेचुरल फार्मिंग को करते हैं। लेकिन यहां पर तो आपके इन चीजों को हटाया गया है, बाकी जो बायो फर्टिलाइजर है, बायो पेस्टिसाइड है, उनका प्रयोग आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग में किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, नेचुरल फार्मिंग नहीं होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं एग्जाम के अंदर, आंसर आपका गलत ना हो जाए, ठीक है? तो ये जरूरी है आपके लिए समझना। अगला क्वेश्चन यहां पर आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज मैथमेटिकल और टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट एट ए गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित में से किस समय पर प्रौद्योगिकी के एक निर्धारण स्तर पर आउटपुट और इनपुट के बीच में गणितीय और तकनीक संबंधी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो टेक्निकल एफिशिएंसी, प्रोडक्शन फंक्शन, या आपका चॉइस इंडिकेटर, या फिर प्रोडक्शन रिलेशनशिप। तो ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है, उत्पादन फलन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है? अगला आपका क्वेश्चन यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डायरेक्टरेट? यानी कि निम्नलिखित में से राज्य कृषि विस्तार निदेशालय के प्राथमिक उत्तरदायित्व के सही निर्णय का आपका जो है कौन वर्णन करता है? तो पहला ऑप्शन है फॉर्मुलेटिंग द स्टेट वाइड एक्सटेंशन पॉलिसीज एंड प्रोवाइडिंग द टेक्निकल बैकस्टॉपिंग, दूसरा है कंडक्टिंग द फार्म लेवल सॉइल टेस्टिंग, तीसरा है इंप्लीमेंटिंग द सेंट्रल सेक्टर स्कीम एट द विलेज लेवल, चौथा ऑप्शन है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो सिंपल सा फंडा है कि भाई कौन सा आपका सही डिस्क्राइब करता है किसको? कि स्टेट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डायरेक्टरेट को। तो आपका यहां पर जो मेनली स्टेट वाइड जो एक्सटेंशन पॉलिसीज होती हैं और जो आपकी टेक्निकल बैकस्टॉपिंग होती है उनको प्रोवाइड करना और उनको फॉर्मुलेट करना, ये यहां पर मेन किसका काम होता है? स्टेट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डायरेक्टरेट का काम होता है। बाकी आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर के जो है वो आपका स्टेट का एक विषय है, ठीक है? ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर ऑफ राइस टुंगरो वायरस? जो वायरस टुंगरो वायरस होता है राइस के अंदर, उसको वेक्टर का यानी कि उसको ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है डिक्लीडेस्पिया आर्मीजेरा, दूसरा है आपका यहाँ पर सेफेलो क्रोकिस मेडिलेंस, और तीसरा आपका ऑप्शन है नेफोटेटिक्स वायरसेंस, और चौथा ऑप्शन है आपका सिरसोफेगा एंसेटेलिस। तो आंसर यहां पर क्या होगा? नेफोटेटिक्स वायरसेंस यहां पर इसका आंसर होगा, ठीक है? तो ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी लीड्स टू फर्न लीफ स्पॉट? तो फर्न लीफ स्पॉट जो है वो आपके पोटैटो के अंदर किसकी वजह से होता है? तो आंसर क्या होगा आपका? जिंक, ठीक है? याद रखना। अगला क्वेश्चन है, आइडियल टाइम ऑफ सोइंग ऑफ सोयाबीन इन मध्य प्रदेश? सोयाबीन का सोइंग टाइम क्या है मध्य प्रदेश के अंदर? तो क्या है? खरीफ क्रॉप है, तो खरीफ क्रॉप की सोइंग कब होती है? तो लगभग आपकी जून जुलाई में ही होती है। तो पहला ऑप्शन है सेकंड वीक ऑफ जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जून, मिड जुलाई टू एंड ऑफ जुलाई, मिड जून टू एंड ऑफ जून। तो ये यहां पर आंसर आपका क्या होगा? मेरे अकॉर्डिंग तो मिड जून टू एंड ऑफ जून होगा। एक बार देख लेते हैं आंसर यहां पर। हाँ यही होता है, ठीक है? तो जून के अंदर जो छठा महीना होता है वो लगभग उसमें सोइंग आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए फर्स्ट ऑर्डर वाटरशेड? तो यहाँ पर कौन सा आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो हमारे वाटरशेड होते हैं या जो जल संग्रहण होते हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है कि बेस्ट डिस्क्राइब द फर्स्ट ऑर्डर, कि फर्स्ट ऑर्डर आपका यहाँ पर वाटरशेड कौन सा होगा? इट हैज नो ट्रिब्यूटरीज, इट इंक्लूड द ओल्ड स्ट्रीम अप टू थर्ड ऑर्डर, इट इज फॉर्म्ड बाय द जंक्शन ऑफ टू सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम, एंड इट हैज ट्रिब्यूटरी फीडिंग इनटू इट। तो देखो इसके अंदर कोई ट्रिब्यूटरीज नहीं होती है। जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो आपका स्मॉल होता है, उसके अंदर आपकी कोई सहायक नदी इसका हिस्सा नहीं होती है। तो आपका आंसर क्या होगा? इट हैज नो ट्रिब्यूटरीज। अगला क्वेश्चन है, द टर्म पैडी हिस्पा रेफर्स टू विच पेस्ट? आपका जो पैडी हिस्पा है वो किस प्रकार का यहाँ पर कौन सा पेस्ट होगा? उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ऑर्सिलिया ओराइजे, दूसरा है सिरसोफेगा एंसेटिलिस, तीसरा है आपका डिक्लीडेस्पिया आर्मीजेरा, और चौथा ऑप्शन है आपका नेफोटेटिक्स वायरसेंस। तो आंसर क्या होगा? डिक्लीडेस्पिया आर्मीजेरा, ठीक है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल आयरन डेफिशिएंसी इज ऑब्जर्व्ड? यानी कि किस मिट्टी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है? तो पहला ऑप्शन है लेटराइट, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रल, तीसरा है एसिडिक, चौथा ऑप्शन है आपका अल्कलाइन। देखो एसिडिक सॉइल जहां पर पीएच आपका लो होता है वहां पर सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। दूसरा है न्यूट्रल, न्यूट्रल के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी थोड़ी बहुत हो सकती है क्योंकि ये मेजर पीएच आपका लो में पाया जाता है, तो उस केस में। लेकिन लेटराइट के अंदर तो आयरन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, आयरन और एल्यूमिनियम ही यहां पर मेजर प्रेजेंट होते हैं सरफेस सॉइल के अंदर। और चौथा ऑप्शन है एल्कलाइन। एल्कलाइन के अंदर पीएच आपका मोर देन 8.5 हो जाता है, तो वहां पर ये अवेलेबल नहीं होगा। तो डेफिशिएंसी कहां पर होगी? आपकी एल्कलाइन सॉइल में ही। इसको क्षारीय मिट्टी के अंदर ही सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है? तो आंसर आपका डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच नॉन
लिथल मेथड इज यूज्ड फॉर द रोडेंट पॉपुलेशन मॉनिटरिंग? आपका कौन सा नॉन लिथल, मतलब जिसके अंदर आपका कहीं ना कहीं गैर गैर घातक आप कह सकते हो, वो किसी प्रकार से कोई आपका हार्मफुल नहीं होता है, तो वो आपका कौन सा होगा? ट्रैकिंग टाइल होगा, जिंक फॉस्फेट बेटिंग होगा, स्नैप ट्रैप होगा, या बोरो फ्यूमिगेशन होगा? तो देखो यहाँ पर ट्रैप, जो आपकी ट्रैकिंग टाइल्स होती हैं वो मेनली यूज की जाती है कि आपकी कितनी यहाँ पर जो है जनसंख्या है किसकी, आपकी मेनली रोडेंट्स की, तो उसकी पॉपुलेशन को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रैकिंग टाइल्स का प्रयोग में लेके आते हैं। बाकी जो जिंक फॉस्फाइड है वो तो मारने के लिए होता है, ट्रैप के अंदर उसको फंसाने के लिए होता है, बोरो फ्यूमिगेशन जो होते हैं वो भी उनको मारने के लिए, किल करने के लिए होता है। तो इसके अंदर ये तीनों आपके क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म जिंक इज सप्लाइड फॉर राइस क्रॉप एज ए बेसल डोज? आपकी धान की फसल के अंदर जो जिंक की आपूर्ति है वो मेनली किस फॉर्म के अंदर की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, जिंक सल्फेट हम मेनली इसको अप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन जिंक सल्फेट। अगला क्वेश्चन आपका है यहां पर, द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू द एवरेज ऑफ पेरेंटल टाइप इज नोन एज? कि माता पिता के प्रकारों की औसत की तुलना में प्रदर्शनी का बढ़ा हुआ स्तर निम्न रूप में किस फॉर्म में जाना जाता है? देखो सिंपल सी बात है कि जब हम दो पेरेंट्स को एक दूसरे के साथ क्रॉस करवाते हैं तो जो आपकी प्रोजनी आती है वो बेहतर अगर होगी उन पेरेंट्स से, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, वही आपसे पूछा गया है, तो उसको हम हेट्रोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, संकरोज के नाम से जानते हैं। प्रोपेटेंसी नहीं होती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता है, आपका ब्रीडिंग वैल्यू भी नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? हेट्रोसिस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड as long process which starts from the raw material sourcing to marketing to the final product? क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भाई आपका कौन सा एक ये कह सकते हो कि प्रक्रिया यहां पर डिफाइन कर रही है किसके बारे में, कि जिसके अंदर रॉ मटेरियल आपका सोर्स से स्टार्ट होता है और आपकी मार्केटिंग जो फाइनल प्रोडक्ट किया जाता है उसको हम कंप्लीटली क्या बोलते हैं? तो वैल्यू चेन बोलते हैं ना, ये पूरा का पूरा आपका। तो ये आपका क्या होगा? मार्केटिंग वैल्यू होगा, सप्लाई चेन होगा, ट्रांजेक्शन होगा, या फिर आपका ये मार्केटिंग चैनल होगा। तो ये सप्लाई चेन है ना, आपूर्ति श्रृंखला इसको हम बोलते हैं, कि आपके रॉ मटेरियल का पूरे मार्केट तक पहुंचना, वो कंप्लीट जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लाई चेन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन टर्म ऑफ गवर्नेंस द गवर्निंग बॉडी ऑफ आत्मा इज चेयर्ड बाय? कि आपकी जो आत्मा का गवर्निंग बॉडी होता है वो कौन होता है? पहला ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दूसरा है सीनियर साइंटिस्ट फ्रॉम आईसीआर, तीसरा है जिला परिषद, या आपका स्टेट एग्रीकल्चर रिप्रेजेंटेटिव। तो याद रखना कि इसके अंदर जो आंसर आपका होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो उसका हेड होता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा जी? आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन आपका है, which type of extension approach is most effective when delivered by the farmers organization? क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी टाइप की जो आपकी एक्सटेंशन अप्रोच होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है जब फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? इसका आंसर करना, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। ठीक है, चलिए बताइए कि विच टाइप ऑफ एक्सटेंशन अप्रोच इज मोस्टली इफेक्टिव व्हेन डिलीवर्ड बाय द फार्मर ऑर्गेनाइजेशन? कि कृषि संगठकों द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला कौन सा विस्तार दृष्टिकोण सबसे ज्यादा प्रभावित है या प्रमाणित है? ठीक है, तो पहला है सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट लेड कैंपेन, दूसरा है पार्टिसिपेटरी फार्मर लेड एक्सटेंशन सिस्टम, तीसरा है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, या चौथा है आपका टॉप डाउन एक्सटेंशन मेथड विद एक्सटर्नल एक्सपर्ट। देखो इसमें क्या होता है कि भाई कौन सा सबसे बढ़िया रहेगा कि फार्मर्स को एक्सटेंशन अप्रोच जो है वो ज्यादा बेटर दे सके? तो ऑप्शन क्या होगा आपका? पार्टिसिपेटरी फार्मर लेड एक्सटेंशन सिस्टम, मतलब जिसमें क्या होता है कि सहभागिता, फार्मर आपस में मिलकर कोई काम कर रहे हैं और साथ में उसके फार्मर के ग्रुप के ही द्वारा लीड किया जा रहा है। क्योंकि देखो जब वही बात है कि उन लोगों के बीच में ही कोई लीड करेगा तो वहां पर उनको कहीं ना कहीं एक भरोसा हो जाता है कि शायद ये आदमी काम कर रहा है तो हम भी इसको बेहतर कर पाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस केस में जो फार्मर लेड एक्सटेंशन सिस्टम होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, कारगर साबित होता है किसानों तक कोई भी आपकी नई तकनीक को पहुंचाने के लिए। आपने देखा होगा ज्यादातर किसान क्या करते हैं, देखा देखी करते हैं ना, किसी एक ने अगर कोई काम कर लिया तो दूसरा भी उसको करेगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फर्टिलिटी रिडक्शन? इनमें से कौन सा कारक जो है मृदा उर्वरता में कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका, देखो मृदा उर्वरता या सॉइल फर्टिलिटी रिडक्शन में कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ओवरग्रेजिंग, या आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर, मोनोक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। देखो क्रॉप रोटेशन को हम लोग मिट्टी की सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए यूज में लेके आते हैं, तो ये आपका उसकी रिडक्शन का कारण नहीं हो सकता। बाकी तीनों यहां पर क्या है, उसके रिडक्शन के कारण है। ओवरग्रेजिंग भी है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी है, मोनोक्रॉपिंग भी है। तो वही पूछा गया कि कौन सा कारण नहीं है, तो नहीं आपका क्रॉप रोटेशन आएगा, क्योंकि क्रॉप रोटेशन से आपकी सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल डोज एंटीकोगुलेंट रोडेंटिसाइड। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल खुराक वाला एंटीकोगुलेंट कृतकनाशी है? ब्रेडिफोकेम है, या आपका कॉमन टेट्राइल है, या वारफेरिन है, या फिर आपका क्लोरोफेसिनोन है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर आई थिंक सो ब्रेडिफोकेम होगा, जहां तक मुझे ध्यान है। हाँ बिल्कुल, ये आंसर आपका ए राइट होगा। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है देखो फैक्ट है, इनको हमें याद करना पड़ेगा यार, इसमें कुछ और आपका नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कीमोसेंसिट यूज फॉर द रोडेंट कंट्रोल एक्ट बाय, कि जो आपका कीमोसेंसिट हम लोग इसमें यूज करते हैं वो क्या काम करेगा? वो आपके इंड्यूस द हार्मोनल इम्बैलेंस, या डीएनए म्यूटेशन को कोज करेगा, या इंटरफेयर विद द स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि जो शुक्राणु जनन में हस्तक्षेप की क्रिया काम करने का काम करेगा, या ब्लॉकिंग द न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो एक्चुअली जो आपका कीमोसेंसिट होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होती है, उसके बीच में हस्तक्षेप करते हैं, उसके बीच में इंटरफेयर करते हैं, जिससे आपकी पॉपुलेशन फर्दर नहीं बढ़ पाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? एक प्रकार से सी है। अगला आपका है द फिनोमिना ऑफ सिंगल मेजर जीन अफेक्टिंग द मोर देन वन करेक्टर इज नोन एज, कि अगर एक जीन के द्वारा एक से ज्यादा करेक्टर को आपका प्रभावित किया जाता है तो वो घटना किस रूप में जानी जाती है? पॉलीमॉर्फिज्म, पेनेट्रेंस, प्लियोट्रोपिक जीन एक्शन, या आपका पॉलीजेनिक करेक्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपका प्लियोट्रोपिक जीन एक्शन, यानी कि सिंगल जीन के द्वारा जब एक से ज्यादा अधिक कंट्रोल आपके करेक्टर किए जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर फोटोसिंथेट इज मोस्ट एफिशिएंट। देखो यहां पर एफिशिएंसी के बारे में क्वेश्चन आया है, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कंट्रीब्यूशन अगर होता तो वहां पर हमें शायद आपका आंसर कुछ अलग करना पड़ता, और यही अगर हम बात करें तो आपकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी? देखो व्हाइट में क्या होता है कि सारी लाइट प्रेजेंट होती है, रेड आपकी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, लेकिन यहां पर रेड जो होता है अमंग दीज ऑल वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, और एफिशिएंसी जो होती है वो सबसे ज्यादा इसी की होगी। वैसे व्हाइट अपने आप में एक सिंगल फॉर्मेट है जो कि सभी को कवर करता है, लेकिन जब हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो उस केस में उसको हम एज ए आपका सिंगल मानकर, कंसीडर मानकर हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर आंसर अगर आई थिंक सो मोस्ट की आपकी एफिशिएंटली की बजाय अगर होता कि टोटल आपका कंट्रीब्यूशन किसका सबसे ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि फिर हमारा व्हाइट आंसर हो सकता था। लेकिन जब एफिशिएंसी की बात आएगी तो वहां पर रेड हमें आंसर चूज करना ही पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा? आपका रेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लेकर कई बार कंफ्यूजन होता है, तो आपका आंसर रेड होगा। Which gas is used as a fumigant for effective control of post harvest disease in grape, यानी कि आपके ग्रेप्स के अंदर मेनली जो पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज है और वो भी पाउडरी मिल्ड्यू, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सल्फर जो फंगिसाइड्स होते हैं उनको मेनली यूज किया जाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर राइट आंसर आपका दिया गया है। और इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत मैटर करती है, अदरवाइज उसके फ्लेवर में भी आपको एक जो टेस्ट होता है उसमें भी आपको ओड जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? आंसर सल्फर डाइऑक्साइड है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन है डैश इज ए डिजीज ऑफ मेज कोज्ड बाय द पक्सिनिया सोरजाई। सॉरी आंसर आपको वैसे दिख गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन रस्ट होता है जो कि यहाँ पर पक्सिनिया सोरजाई के द्वारा मेज के अंदर कोज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द इरोजन रिस्क इन वाटरशेड। कौन सा आपका यहाँ पर ऐसा फैक्ट है जो कि क्या करेगा? इरोजन को इंक्रीज करने का काम करेगा वाटरशेड में। पहला ऑप्शन है मल्चिंग, नहीं मल्चिंग से इरोजन आपका इंक्रीज नहीं होता है। दूसरा है गुड कैनोपी कवर, नहीं ये भी नहीं करेगा इरोजन आपका। फिर आपका है इंटेंसिव टिलेज ऑन स्लोप या टेरेसिंग। तो देखो इंटेंसिव टिलेज जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है? इरोजन कोज करने का काम करेगा, वो भी कहां पर? स्लोप, ढलानों के ऊपर अगर हम टिलेज करते हैं तो वहां पर और ज्यादा आपका मिट्टी बह के आएगी, इरोजन ज्यादा बढ़ेगा, अपर्दन बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन है यहां पर Which of the following factor drastically influence the availability of soil nutrient to plant? निम्नलिखित में से कौन सा कारक होता है जो पौधों के लिए मिट्टी पोषक तत्वों की उपलब्धता को अत्यधिक प्रभावित करता है? तो आपकी जो मिट्टी की अंदर जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स है उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करेगा? पहला ऑप्शन है सोइल इनऑर्गेनिक मटेरियल कंटेंट, दूसरा है सोइल कलर, तीसरा है सोइल स्ट्रक्चर, चौथा है आपका सोइल पीएच। देखो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो करेगा वो सोइल का पीएच करेगा। क्यों? क्योंकि सोइल के पीएच के अकॉर्डिंग, जैसे कि न्यूट्रल पीएच पर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आपके अवेलेबल हो जाते हैं, 5.5 से 7 के बीच में ज्यादातर न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं जिसके द्वारा पौधा का अपटेक कर सकता है। लेकिन जैसे ही पीएच आपका लो होगा वहां पर आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे जो सॉल्ट्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, और जैसे ही पीएच आपका 7.5 से अबव जाएगा वहां पर सॉल्ट तो अवेलेबल है लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट की क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी। तो यहां पर इन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है कि इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? डी, सोइल पीएच। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज यूज्ड फॉर द टैगिंग ऑफ फाउंडेशन सीड। तो आपका किस कलर का उपयोग में लाया जाता है आधार बीज की टैगिंग के लिए? तो फाउंडेशन बीज के लिए क्या होता है? व्हाइट कलर होता है। आपका न्यूक्लियस जो होता है उसके लिए कोई टैग नहीं होता, और ब्रीडर जो सीड होता है उसके लिए कौन सा टैग होता है जी? आपका गोल्डन येलो कलर या बफ कलर जिसको हम बोल सकते हैं, और वहीं पर जो सर्टिफाइड सीड है उसके लिए अजार ब्लू कलर होता है। तो आंसर इसका क्या होगा जी? आपका
वाइट, ठीक है, ब्लू, सॉरी सफेद रंग, ठीक है। और जो आपका ब्लू कलर है वो हमारा किसके लिए हो जाता, सर्टिफाइड। और पर्पल किसके लिए होता है, जो हमारे इंडिया में नहीं होता है, ठीक है, रजिस्टर्ड सीड, ठीक है। और गोल्डन ब्राउन आपका सुनहरा भूरा रंग जो होता है वो किसका होता है, ब्रीडर सीड के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन यूज्ड इन द प्लांट टिश्यू कल्चर वर्क, कि कौन सा आपका यहाँ पर विटामिन है जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका, नियासिन, ठीक है। नियासिन का प्रयोग में लाया जाता है किसके लिए, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, ठीक है। सॉरी थायमिन होता है, माफी चाहता हूँ, ये सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ या फिर आंसर सही है इसका, हाँ ठीक है, हाँ थायमिन होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, नियासिन नहीं होगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। आंसर क्या होगा आपका, थायमिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोन्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, कौन सा आपका एसेंशियल यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि एसेंशियल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। देखो वैसे तो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और नाइट्रोजन के बाद एक इंपॉर्टेंट जो कंसिडर किया जाता है वो हमारा सल्फर होगा, ठीक है। कैल्शियम, फॉस्फोरस या मैग्नीशियम की बजाय यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, जब प्रोटीन सिंथेसिस की बारी आएगी या एमिनो एसिड की सिंथेसिस की बारी आएगी तो उसमें रोल प्ले कौन करता है आपका, सल्फर। क्योंकि ये जैसे कि मैथ्यूनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन, ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं, जो कि एमिनो एसिड क्या होते हैं, मेन आपकी एक कड़ी होती है किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो क्या होगा आपका, सल्फर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है द पीस ऑफ लैंड वेयर क्रॉप एंड लाइवस्टॉक एंटरप्राइजेस आर टेकन अप अंडर द सिंगल मैनेजमेंट एंड एज स्पेसिफिक बाउंड्रीज इन रेफर्ड टू एज। तो यहां पर क्या होता है कि एक सिंगल पीस ऑफ लैंड है जहां पर हम लोग क्रॉप और लाइवस्टॉक एंटरप्राइजेस को एक ही जगह पर मैनेजमेंट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं, डिपार्टमेंट बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, या फिर फार्म बोलते हैं, फार्म बोलते हैं भाई, खेत बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आपका नहीं था। अगला क्वेश्चन है मस्केडाइन ग्रेप इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय डैश लेयरिंग। तो जो मस्केडाइन आपका यहाँ पर ग्रेप होता है वो किस लेयरिंग प्रोसेस के द्वारा इसको डेवलप करते हैं, तो कंपाउंड लेयरिंग के द्वारा, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट वाज लॉन्च्ड। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट जो आपका है वो किस ईयर में लॉन्च किया गया था, तो 1937 के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द स्लोप लेंथ फैक्टर इन यूएसएलई इक्वेशन प्राइमरली रिफ्लेक्ट, कि आपका यूएसएलई समीकरण में जो आपका लंबाई का कारक एल जो है वो मुख्य रूप से किसको दर्शाता है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को, सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रन ऑफ, इन्फिल्ट्रेशन रेट, या फिर आपका सॉइल कॉम्पैक्शन। तो आंसर क्या होगा, ये आपके सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी को यहां पर क्या करता है, शो करता है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। आपको पता है हाई यील्डिंग प्रोग्राम लॉन्च कब किया गया था, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो 1966-67। तो आंसर यहां पर बी रहेगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन दैट फोकस ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरिया इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद, कि कृषि विस्तार का उद्देश्य जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने पर केंद्रित है, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है। यानी कि यहां पर जो आपका एग्रीकल्चर के साथ एक्सटेंशन सिस्टम है वो मेनली किसके साथ एसोसिएटेड होगा, इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड ओनली, या इंप्रूविंग द वेलफेयर एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज, एंड प्रमोटिंग द मैकेनाइजेशन, या एक्सपेंडिंग द अर्बन मार्केट। तो देखो सिंपल सा फंडा है, इसका मेन टारगेट होता है कि जो फार्मर या ये कह सकते हो कि किसान और किसान के परिवार हैं उनकी लाइफ का जो जीवन स्तर है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट होना और उनके वेलफेयर के लिए काम करना। तो ऑप्शन यहां पर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अबाउट 80% ऑफ फास्फोरस इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सॉइल टू रूट सरफेस, कि आपका यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी प्रोसेस के द्वारा लगभग 80% जो फास्फोरस होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट होता है सॉइल से रूट सरफेस की तरफ। तो बल्क फ्लो, मास फ्लो, रूट इंटरसेप्शन, या फिर आपका डिफ्यूजन। तो यहां आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या होगा जी, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, एक जिसके अंदर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट आपका होता है, ठीक है। और ऑस्मोसिस क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन जिसको हम कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर आपका एक इम्परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, लिक्विड जो है वो आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग की फिलोसफी ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, ये निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विस्तार शिक्षा का प्रमुख दर्शन है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम की बात हो रही है, तो पहला ऑप्शन है एक्सटेंशन एजुकेशन शुड फोकस ऑन द टॉप डाउन कम्युनिकेशन, यानी कि ये आपका ऊपर से नीचे के संवाद पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, या एक्सटेंशन एजुकेशन सिस्टम इज सेंटर्ड अराउंड द एक्सपर्ट नॉलेज ओनली। एक्सटेंशन एजुकेशन शुड रिमेन ए गवर्नमेंट ड्राइवन प्रोसेस विद मिनिमल कम्युनिटीज इन्वॉल्वमेंट, एंड एक्सटेंशन एजुकेशन सिस्टम प्रमोट द पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एम्पावरमेंट। बिल्कुल आपका एक्सटेंशन सिस्टम के अंदर कोई ये नहीं होता कि गवर्नमेंट एजेंसी ही करेगी, इसके अंदर एनजीओ भी काम करती है। दूसरा, इसमें केवल गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही कंसिडर नहीं की जाएगी, इसके अंदर क्या होता है कि मेनली जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सब लोग, चाहे वो आपका
लर्नर है चाहे वो आपका टीचर है, दोनों ही उस प्रोसेस से सीखने चाहिए, जानने चाहिए, करके देखना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंशन एजुकेशन सिस्टम एक इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है। समझ में आया? तो यहां पर आंसर क्या होगा? एक्सटेंशन एजुकेशन सिस्टम शुड प्रमोट द पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए तो आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सोयल पीएच। आपका सोयल अगर पीएच बढ़ेगा तो उसके साथ कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी? तो देखो आंसर ही माइक्रोन्यूट्रिएंट पूछा गया है, तो देखो यहां पर आपका नाइट्रोजन तो आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ही नहीं। बाकी इसके अंदर मॉलिब्डेनम होगा, मैग्नीज होगा या फिर क्लोरीन होगा। आपको पता होना चाहिए केवल एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि आपके सोयल के अंदर आपका जब पीएच बढ़ता है तो उसके साथ अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, तो आंसर मॉलिब्डेनम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एंटी जिबरलिन हार्मोन। एंटी जिबरलिन हार्मोन किसको बोलते हैं? ये आई थिंक सो मैंने लास्ट आपका पेपर डिस्कस किया था, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी। आंसर क्या होगा आपका? एब्सिसिक एसिड। क्या होता है? एंटी जिबरलिन होता है। जहां आपका जिबरलिन क्या करता है? ग्रोथ को आपका इंक्रीज करने में हेल्प करता है, फ्रूट के साइज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, आपकी इंटरनोडल रीजन को ग्रोथ को हेल्प करने में हेल्प करता है। तो ये आपका उसके अगेंस्ट में काम करेगा और इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिसिक एसिड या फिर आपका एंटी जिबरलिन हार्मोन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विच टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग मेथड नीड बोथ द स्टोक एंड साइन शुड हैव इक्वल डायमीटर। कि दोनों के अंदर आपका ग्राफ्टिंग में जो रूट स्टोक और साइन होता है उनका इक्वल डायमीटर होता है, वो किस में होता है? विप के अंदर, वेज के अंदर, टंग के अंदर या फिर आपका क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग के अंदर। तो ये किसमें होता है? आपका यहाँ पर विप ग्राफ्टिंग के अंदर देखने को मिलता है। दोनों का साइज जो होगा वो डायमीटर होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रैक्टिसाइज्ड बाय फार्मर टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। इनमें से कौन सा यहाँ पर उत्पादकता में सुधार लाने के लिए किसानों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाने की सबसे अधिक संभावना है? सब्सिडी ओनली, क्रॉप रोटेशन ओनली, बोथ मैकेनाइजेशन एंड क्रॉप रोटेशन ओनली एंड मैकेनाइजेशन ओनली। तो देखो सिंपल सा फंडा है भाई, क्रॉप रोटेशन भी फॉलो करते हैं फार्मर अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, मैकेनाइजेशन का भी यूज में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर होंगे कि सी आंसर होगा आपका, बोथ सी एंड आपका सॉरी बोथ बी एंड डी है ना, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। Which method of communication emphasizing the role of trusted individual in transferring the knowledge to other। क्या है कि संवाद की कौन सी विधि दूसरों को ज्ञान हस्तांतरण करने में एक विश्वसनीय व्यक्ति की भूमिका पर जोर देती है? ग्रुप मीटिंग, पीयर कम्युनिकेशन, मास मीडिया या फॉर्मल एजुकेशन। भाई एक सिस्टम होता है कम्युनिकेशन के अंदर एम्फेसाइज किया जाता है जिसके अंदर एक विश्वसनीय व्यक्ति जो है वो बाकी लोगों को ज्ञान बांटेगा। इस बात के आधारित पर आपकी कौन सी भूमिका यहाँ पर ये कह सकते हो कि जोर दे रही है? तो वो आंसर क्या होगा आपका? पीयर कम्युनिकेशन, जिसके अंदर सहकर्मी संवाद जो होता है वो आपका हेल्प करेगा। आंसर है अगला, सॉरी अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट टू प्लांट इन एडिक्वेट एंड इन सुटेबल प्रोपोर्शन। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे पौधों को पर्याप्त और उपयुक्त अनुपात में पोषण तत्व देने की मृदा की अंतर्निहित क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? देखो भाई सिंपल सा फंडा क्या होता है कि आपके किस प्रोसेस के अंदर डिफाइंड एज कि इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट टू प्लांट, मतलब आपकी सॉइल की अपनी खुद की एक इनहेरेंट कैपेसिटी है जो उसको अपने पूर्वजों से उधार में मिली है, जिसके अंदर वो आपके प्लांट को सूटेबल प्रोपोर्शन के अंदर न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकती है। तो आंसर क्या होगा? सॉइल हेल्थ, सॉइल सिकनेस, सॉइल प्रोडक्टिविटी या सॉइल फर्टिलिटी। तो आंसर क्या है? सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि इसका मेन कारण यही होता है कि इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि वो न्यूट्रिएंट आपके जो है वो ट्रांसफर कर पा रही है, प्लांट को अवेलेबल करवा पा रही है। तो आंसर आपका सॉइल फर्टिलिटी ही होगा, मृदा की उर्वरता होगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड एक्सटेंशन सिस्टम। निम्नलिखित में से समुदाय आधारित विस्तार कार्य का मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा है? फोकसिंग ओनली इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, केवल उत्पादकता बढ़ाने में ध्यान केंद्रित करना, प्रमोटिंग द यूनिफॉर्म सॉल्यूशन फॉर ऑल रीजन, यानी कि सभी क्षेत्रों के लिए समान समाधान को बढ़ावा देना, एक्सटर्नल कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, एम्पावरिंग द कम्युनिटीज टू मेक देयर ओन डिसीजन। देखो सिंपल सा फंडा क्या है कि यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से समुदाय आधारित विस्तार कार्य का मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा होता है? यानी कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कम्युनिटी बेस्ड जो एक्सटेंशन वर्क होता है उसके अंदर मेन टारगेट क्या होता है कि इसके अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, या आपके यूनिफॉर्म सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना है सभी रीजन्स के लिए, या हमें एक्सटर्नल जो कंट्रोल है यानी कि बाहरी नियंत्रण और डिसीजन मेकिंग पे फोकस करना है, या आपकी कम्युनिटीज को एम्पावर करना है उनके अपने खुद के डिसीजन के ऊपर। तो यहां पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कि अपनी कम्युनिटीज के खुद के डिसीजन के ऊपर, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है ना ये, तो इसमें आंसर ही आपका ये होगा। अगला क्वेश्चन है, वेजिटेटिव फिल्टर स्ट्रिप एंड डिजाइन मेनली टू, कि आपकी वनस्पतिक जो फिल्टर पट्टियां होती है वो मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन की जाती है? ट्रैप द सेडिमेंट एंड पोल्यूटेंट, या इंक्रीजिंग द रन ऑफ,
प्रमोट द गली फॉर्मेशन या डिक्रीजिंग द ग्राउंड वाटर रिचार्ज? तो आंसर क्या होगा इसका? टू ट्रैप द सेडिमेंट एंड पॉल्यूशन। तो नाम फिल्टर पट्टियां हैं, सीधी सी बात है, तो आंसर शायद आपको वैसे भी मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन शॉर्टेज इज फुलफिल्ड बाय द गोल्डन राइस? गोल्डन राइस कौन से विटामिन की जो कमी है उसको फुलफिल करता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है आपका बीटा कैरोटीन, जो कि क्या करता है विटामिन ए को एनहेंस करता है। तो आंसर क्या होगा जी आपका? विटामिन ए। ठीक है, आंसर डी। अगला आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नर्सरी इज मेनली कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट? कि किस प्रकार की नर्सरी मुख्य रूप से निवेश से आर्थिक लाभ से संबंधित है? कमर्शियल, अर्बन, रूरल या होम? आंसर क्या होगा? कमर्शियल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका आइडियल टाइम ऑफ सोइंग ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट? कि ड्वार्फ वेराइटी यानी कि जो बोनी किस्म होती है गेहूं की, उसको बुआई का आदर्श समय कौन सा होगा? फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ दिसंबर, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर, सेकंड फोर्टनाइट ऑफ नवंबर या फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर? तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर, नवंबर का पहला पखवाड़ा, 15 दिन। ठीक है। In which of the following part of C3 plant does photosynthesis take place? सॉरी, माफी चाहता हूं कि C3 प्लांट के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है? पहला ऑप्शन है C3 सेक्शन, आर्थ्रोप्लास्टी, मिजोफिल सेल या आपका मिजोजोम। तो मिजोफिल सेल ही होती है इसके अंदर, तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं आपको। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर रीचिंग द फार्मर इन रिमोट एरिया विदाउट एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी? मतलब बिजली की, मतलब जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची है वहां पर अगर हमें मास मीडिया कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को गाइड करना है तो वो कौन सा सिस्टम बेटर होगा? टेलीविजन, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड या आपका रेडियो? देखो भाई, रेडियो या फिर कहीं ना कहीं हम न्यूज़पेपर की बात करें या फिर आपके टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन तो बिना टीवी के नहीं चलेगा। बिलबोर्ड भी कहीं ना कहीं जो होते हैं वो भी बिना उसकी लाइट के काम नहीं करेंगे। तो इसमें मेन आंसर क्या होगा आपका? रेडियो। ठीक है। जहां पहले बिल्कुल भी बिजली भी नहीं थी वहां पर रेडियो काम करता था ना, लेकिन न्यूज़पेपर भी कहीं ना कहीं वहां पर प्रिंटिंग जो फैसिलिटीज होती है वो नहीं होने के कारण वहां तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन क्या है? वाटरशेड हाइड्रोलॉजी प्राइमरी स्टडी की जल ग्रहण क्षेत्र जल विज्ञान मुख्यतः किसका अध्ययन है? सॉइल केमिकल रिएक्शन, सरफेस एंड सब सरफेस वाटर मूवमेंट, रेनफॉल पैटर्न एक्सक्लूसिवली या मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर ओनली? देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो सब सरफेस और सरफेस वाटर होता है वो मूवमेंट कैसे कर रहा है, इरोजन कोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहां पर आपकी प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कौन कौन सी लैंड के टाइप है, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? तो आंसर बी आपका होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईपीडीएम द यूज ऑफ रेजिस्टेंट प्लांट वेराइटी प्राइमरी टारगेट विच ऑफ द फॉलोइंग? कि जो आपकी ये कह सकते हो कि जो प्रतिरोधी पौधों की किस्में होती हैं वो मेनली मुख्यतः रूप से निम्नलिखित में से किसके ऊपर लक्षित करती है? रिड्यूसिंग द नीड ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड या प्रिवेंटिंग द डिजीज आउटब्रेक ओनली, ऑल ऑफ दीज या प्लांट पेस्ट पॉपुलेशन रिडक्शन ओनली? तो देखो ये सभी चीजों पे कंट्रोल करती है ना, मतलब आपके केमिकल पेस्टिसाइड की नीड को कम करना, इसके अलावा जो पेस्ट यानी कि किसी भी बीमारी का या किसी भी कीट का जो प्रकोप होना है उसको कम करना, या आपकी पेस्ट पॉपुलेशन को रिड्यूस करना। तो इसमें क्या होगा? आंसर आपका ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर हेल्प टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बाय? कि जो आपका एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो कैसे यहां पर जो महंगाई है उसको नियंत्रित कर सकती है? पहला है कि रिड्यूसिंग द फूड इंपोर्ट, दूसरा है रिड्यूसिंग द अर्बन माइग्रेशन, तीसरा है स्टेबलाइजिंग द फूड प्राइसेस और चौथा है इंक्रीजिंग द लेबर वेजेस। देखो प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा? डेफिनेटली हमारी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। लेकिन मेजर जो यहां पर ऑप्शन बताया गया है कि ऑप्शन सी, जिसके अंदर लिखा गया है कि फूड प्राइसेस जो है उनको आपका स्टेबलाइज करना, क्योंकि देखो महंगाई के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई जो आपकी इफेक्ट करती है वो कहीं ना कहीं आम घर के अंदर जो डेली हमारी सब्जियों की रिक्वायरमेंट है, खाने की रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर अगर खर्चा बढ़ जाता है तो सबसे ज्यादा खर्चा बड़ा माना जाता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो ये आपकी स्टेबलाइजिंग द फूड प्राइसेस है वो सबसे ज्यादा सूटेबल आंसर रहेगा कि खाद्य कीमतों को स्थिर करके यहां पर एग्रीकल्चर क्या कर सकता है? महंगाई को नियंत्रित कर सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है विच टाइप ऑफ रे इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर? कौन सी रेज जो है वो आपकी ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है? यूवी रेज होती है ना, और आजकल आपकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ओजोन लेयर क्या होती जा रही है? डिप्लीट होती जा रही है। हमारे इंडिया के अंदर भी इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका बढ़ चुका है। ठीक है। आंसर क्या होगा? यूवी रेज। अगला क्वेश्चन है झूम कल्टीवेशन इज जनरली प्रैक्टिस्ड इन विच एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया? कि झूम की जो खेती है वो किस रीजन में की जाती है? लोअर गगनटिक प्लेन, ईस्टर्न हिमालयन रीजन, वेस्टर्न हिमालयन रीजन या अपर गगनटिक प्लेन? तो मेनली ये नागालैंड में की जाती है। अब नागालैंड किस रीजन में आता है ये आप लोग देख लो। तो आपकी सॉरी झूम की जो खेती है ना, हाँ माफी चाहता हूँ मैं गलत रह गया, ये मेनली जो ईस्टर्न रीजन है वो 7 सिस्टर स्टेट्स में पूरे में ही की जाती है। तो वहां पर अगर हम बात करें तो ईस्टर्न हिमालयन रीजन जो हमारा है वो आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा।
तो ये हमारे क्या थे जी, क्वेश्चंस थे जो हमने आज पूरा का पूरा आरईओ का जो क्वेश्चन पेपर था वो डिस्कस किया। और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आपको आने वाले पूरे एग्जाम के अंदर हेल्प करेंगे। तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको वाकई में हेल्प कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि पूरा पेपर आपको हेल्प करेगा और ये क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़कर जाओगे, तैयारी करके जाओगे, ताकि एग्जाम के अंदर किसी प्रकार का कोई पेपर आपका आ जाता है तो आप आराम से उसका आंसर कर सको। तो उम्मीद है कि पूरा सेशन आपको हेल्प करेगा। इसी के साथ आज के लिए हम लोग विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।